हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आपने फ़ैसला कर लिया कि पढ़ाई की जाए। कैसे हुए पीआरसी के पेपर्स? बेहतरीन हो गए इंशाल्लाह, उम्मीद पूरी है। रिज़ल्ट किस दिन है? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल तक तो फिर कहानी आगे चली गई होगी। उस वक्त तो हम ईद को सोचना शुरू हो गए होंगे तब तक तो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ईद पे जाने से पहले ही आपको पता लग जाएगा कि कहानी क्या बनी। इंशाल्लाह अल्लाह करे आप लोगों की जो है ना वो अच्छी ईद गुज़रे। अच्छी ईद तो उसे कहते हैं ना कि जिसमें आपने ज़्यादा पढ़ाई की हो, जिसमें आप अपने मकसद से थोड़ा सा और ज़्यादा करीब हुए हों। तो बहरहाल आप लोग अब कैफ़ के अंदर आ चुके हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी एक आध पेपर जिनका पेंडिंग होगा और जो इन्होंने मार्च में भी नहीं दिया होगा। फॉर एग्जांपल वो उन्होंने पेपर सोचा हुआ होगा मई में से, बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि एक आध पेपर रह गया होता है। ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके चलें, और वो भी बीलो नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ FR1 होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप कैफ में जल्दी आने की ज़िद में इतना ज़्यादा अपने आप को इंगेज ना कर लें कि आपकी मई की अटैम्प्ट ख़राब हो जाए। और अगर मई की अटैम्प्ट ख़राब हो गई तो फिर जुलाई की अटैम्प्ट के बाद आप कैफ का पेपर नहीं दे सकेंगे। आपको पता ना 2-2 महीने बाद एग्ज़ाम हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा वार्न कर दूं कि अगर किसी का एक आध पेपर ऐसा है जो अभी उसने मई में सोचा हुआ है, तो असूलन आपको बीलो पकड़ा जा सकता है, कोई बात नहीं है, आप बाद में भी हिम्मत करके दौड़ के से पकड़ सकते हैं। FR1 एक बेस सब्जेक्ट है, ज़रा ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, तो आप असूलन FR1 की क्लास लेते रहें, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दें। पेपर से 15 दिन पहले, जब आपका PRC का वो एक पेपर जो रहता है उससे 15 दिन पहले आपने FR1 को भी छोड़ देना है, क्योंकि FR1 तो तभी पहुँचेंगे ना जब आपका पेपर पास होगा। तो इसलिए जो लोग दरमियान में इस तरह से हैं कि एक आध पेपर पेंडिंग है, उन्होंने एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है। ऐसा ना हो कि वो 6 महीने ज़ाया कर लें अपने जल्दी ज़्यादा पढ़ने की मोहब्बत में। अच्छा, जिन्होंने अभी पेपर दिया हुआ है और इंशाल्लाह ताला वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, खुदा ना खास्ता कोई एक आध पेपर रह गया तो वो ज़ाहिर है आपको पता लगते लगते समझें ईद आ जाएगी। इफ़ेक्टिवली ईद के बाद जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मई आ जाएगा। तो फिर अगर तो आप उम्मीद पे बैठे हैं कि सब कुछ सही है तो फिर पढ़ते रहें, लेकिन अपना रिज़ल्ट आने के बाद एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। कुछ अरसे के लिए इधर की क्लासों से गायब हो जाइएगा, चाहे वो 20-25 दिन ही क्यों ना हो। एक दफ़ा पहले अपने PRC को कंफर्म एक उस तरह की अटैम्प्ट दें कि वो पास हो जाए और फिर वापस आके पढ़ना शुरू कर दें। तो ज़्यादा की जल्दी में ना देर नहीं कर देनी, याद रहेगा। और जिन्होंने रहते ही 1-2 पेपर थे दिए हैं और बहुत अच्छे हुए हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। अब आप लोग कैफ में शामिल हो चुके हैं। इससे पीछे 2 बुज़ुर्गों से आपने जो है वो कैफ के फ़ज़ाइल जो है वो साथ साथ सुने होंगे। हर टीचर ने अपने हिसाब से बताया होगा कि भाई ये सब्जेक्ट ना पढ़ा तो लुट हो जाएगी, तबाह हो जाओगे, ये बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डराऊँगा, मेरे सब्जेक्ट को उतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप लोगों की डेली की साथ एक अटेंशन चाहिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन का आपको 50 मिनट का काम दूंगा, लेकिन वो 50 मिनट आपने ज़रूर देने हैं। तो अब आप कैफ में आए हैं तो कैफ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये PRC में आपके 2 सब्जेक्ट ज़रा बाकियों से मुश्किल माने जाते हैं। कौन से 2? जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या 2 और 4? 2 और 4 आपका इंट्रो और जो QM है। आप सबसे ज़्यादा टाइम भी इन्हीं को देते हैं और मुश्किल भी ये माने जाते हैं। तो थ्योरियों को कितना टाइम दिया था आपने वहाँ? इकोनॉमिक्स को कितना टाइम दिया था? गुजारा मुजारा, वो जो राइटिंग वाला पेपर है उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था ज़रा चीज़ों को करने। और इंट्रो टू बिज़नेस आखिरी 2 दिन जो है उसको दिए और उससे काम चल गया। वाजिब। तो अब जब आप यहाँ आते हैं ना कैफ में, तो फिर आप सोचते हैं कि ऐसे ही होता होगा, न्यूमेरिकल पढ़ना होता होगा, टाइम देना होता होगा, और थ्योरी तो शुगल मुगल में निकल जाती होगी। तो ऐसा नहीं है। तकरीबन ICAP का हर दफ़ा का जो सबसे भयानक रिज़ल्ट होता है वो एक आध अटैम्प्ट को छोड़ के नॉर्मली किसी थ्योरी के पेपर में आता है, इसलिए कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। और बीलो बेचारा तो जो है ना, जब FR1 और CMA के आसपास होता है ना, तो FR1 और CMA के लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता। कुछ लोग मिस्टेकनली FR1 और CMA दोनों इकट्ठे उठा लेते हैं पहली ही अटैम्प्ट में, इसलिए कि वो जज्बाती हो रहे होते हैं। उनको उनके सीनियर ने कहा होता है कि भाई CMA पास करोगे तो MFA खुलेगा, FR1 पास करोगे तो FR2 खुलेगा।
तो FR2 और MFA को ओपन करने के लिए इतने जज्बाती हो जाते हैं कि ग्रुप ए के पेपर फेल होना शुरू हो जाते हैं। कॉस्ट थोड़ा सा मैच्योर पेपर है। कॉस्ट में ICAP का एग्जामिनर पिछली 2-3 अटैम्प्ट से थोड़े से ट्रिकी सवाल बना रहा है और स्टूडेंट्स को वो बार बार रियलाइज़ करा रहा है कि आप लोगों ने जल्दी ये पेपर उठा लिया। असूलन सबसे पहला कम्बिनेशन बनता है FR1 टैक्स और B लॉ, जो सबसे लॉजिकल कम्बिनेशन है। होता ये है कि आप उसमें कॉस्ट ऐड कर लेते हैं इसलिए कि भाई मेरा MFA भी खुल जाए। भाई MFA खोल के आपने करना है क्या है? आप अगली अटैम्प्ट में जो मर्जी प्लान बना लें, MFA कहानी में कहीं भी फिट नहीं होता। अगर आपने इस वक्त CM में R1 और कोई एक पेपर उठा लिया तो अगली अटैम्प्ट में आप क्या उठाएंगे? यहाँ से जो चौथा बचा हुआ वो उठाएंगे। ग्रुप B में जाएंगे तो वहाँ का एक लाइट पेपर है कमती लॉ, वो उठाएंगे और R2 उठाएंगे। तो MFA की तो बारी नहीं आनी और MFA से पहले ऑडिट उठा लेते हैं लोग। तो MFA इतनी जल्दी बंदा अटैम्प्ट नहीं करता। MFA नॉर्मली सबसे आखिरी अटैम्प्ट में लेके जा रहा होता है, तो उसको ओपन करने की जिद में खामखा कॉस्ट उठा के FR1 भी खराब हो जाता है। फिर क्या होता है, ना FR2 खुलता है ना MFA खुलता है। तो एक दफ़ा देखना है FR1 और CM में इकट्ठे थोड़ा सा चैलेंज ज़रा ज़्यादा है। हम कोशिश करते हैं बच्चों को बताने की, क्लासेस में भी बताते हैं, अदर दिन क्लासेस भी बताते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी बता रहे होते हैं, लेकिन बच्चों ने काफ़ी हद तक करनी अपनी मर्ज़ी होती है। फिर पेपर देने के बाद वो कहते हैं सर आप कहते सही थे। होता ही है कि पेपर से 1-2 हफ्ते पहले उन्हें एहसास होता है कि कॉस्ट तो भारी हो गया, चलो कॉस्ट को छोड़ देते हैं। उस वक्त छोड़ने से फ़ायदे कुछ नहीं होता, वो FR1 को भी खा चुकी होती है। FR1 रह जाता है और थ्योरी इसलिए रह जाती है कि आप तो FR1 और कॉस्ट पढ़ते रहे थे। तो इसलिए ये थोड़ा सा ख़तरनाक फैसला होता है FR1 और कॉस्ट इकट्ठे उठाने वाला। अगर आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है पीछे, न्यूमेरिकल आपको बहुत शदीद पसंद थे और आप बड़ा तूफ़ानी ज़बरदस्त तरीके कर लेते थे, तो जो PRC में जिन सब्जेक्ट्स की वजह से आपको घबराहट होती थी, आप वही 2 उठा लिए अपनी पहली कैफ की अटैम्प्ट में। तो ये एक छोटा सा एक ऐसा डिसीजन है जिसको एक दफ़ा कंसिडर कीजिएगा कि अगर आपने पहले पेपर्स के कम्बिनेशन में CM में ऐड किया हुआ है तो CM में थोड़ा सा भारी पेपर है, एक चीज़। दूसरा, अब आप आ चुके हैं कैफ में, तो अब असल CA नज़र आएगा। वो PRC है ना, वो ICAP ने बच्चों को खींचने के लिए बनाया हुआ है, घेरू प्रोग्राम है। वो बच्चे उधर आते हैं PRC में, याशी ज़बरदस्त, छोटे छोटे सिलेबस, मज़ेदार, थोड़ा सा पढ़ना है काम चल जाएगा, और पेपर देने जाना है तो सामने क्या होगा, MCQs। यहाँ पेपर किस तरह के होते हैं, थ्योरी, सीधे, सब्जेक्टिव, लेंथी, न्यूमेरिकल, यानी कि 3-3.25 घंटे का पेपर होता है और आप एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ़ और सिर्फ अपना कलम चलाते रहते हैं। 3.25 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन पेपर ख़त्म नहीं होता। तो दिखाया आपको PRC का MCQ और पेशे खिदमत कर दिया आपके कैफ। तो जहन में ये रखना है कि कैफ ज़रा बड़ा चैलेंज है। जितनी एफ़र्ट वहाँ आपने सबसे डिफ़िकल्ट पेपर पे की है, उससे दुगनी एफ़र्ट यहाँ के सबसे हल्के पेपर पे करनी पड़ेगी। CA में आने से पहले जो जज्बा था ना, उसको रीलोड करना है। CA में आने से पहले लोग ना फुल जज्बाती होते हैं, आग लगा देंगे, लुट मचा देंगे। CA में आते हैं तो पता लगता था यहाँ तो पढ़ना ही नहीं है, तो वो लुट छुट फौत हो जाती है। और उसके बाद जब कैफ में आते हैं तो आदत ख़राब हो चुकी होती है। तो मेरे इस पेपर बिजनेस लॉ का सबसे बड़ा दुश्मन है PRC, जो आपको एक तो सुस्त कर देता है, आपको CA ज़रा ज़्यादा लेयर लगना शुरू हो जाता है, और तीसरा ये है कि आपकी आदत बन जाती है कि थ्योरियों को तो बस एंड पे गुजारा मुजारा करना होता है, असल तो न्यूमेरिकल होता है। इसको पास होने से भी उतना ही पेपर पास होता है जितना FR1 पास होने से होता है, उतनी कहानी आगे बढ़ती है और घर वालों को उतने ही आप पेपर बताते हैं कि मेरे इतने पेपर पास हो गए। तो चूँकि ये पहला पेपर है, इसमें हम अपने लेक्चर्स, पढ़ाई की बातें तो कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ हम इस तरह की भी बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। चूँकि बाकी लोग तो आपको पढ़ाने में इतना मसरूफ़ होंगे, तो मेरे सब्जेक्ट में क्वेश्चन है तो मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी आपकी तरबियत वाली बात, छोटी छोटी सी ऐसी बातें जो आपको गाइड करना ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है, वो मैं आपको बता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। तो आपको यहाँ एक्सट्रीम वो मिलेगी वैरायटी। आपको तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले जो लेक्चर मिल रहा होगा उसमें सिर्फ पढ़ाई की बात हो रही होगी या दीनी बात हो रही होगी। मैं थोड़ा सा आके आपको ज़माने वाली बातें भी कर रहा हूँ। आप लोगों ने आगे जाके फर्म्स में जाना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है। तो प्रोफेशनल बनने के लिए भी आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी और जो जो आप में स्किल होनी चाहिए, मैं उस पर भी बात करता रहूँगा। पहले 6 महीने आपको ये नहीं सोचना मेरे अंदर पता नहीं कौन कौन सी स्किल ऐड होनी चाहिए। पहले 6 महीने आपको सिर्फ पढ़ना चाहिए। एक दफ़ा पढ़ाई पे फोकस बन जाए, फिर उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना है।
क्योंकि फर्म में जब आप जाके देखेंगे लोगों को तो वहाँ प्रोफेशनल्स नज़र आएंगे, और सीए में जब लोग आते हैं तो ज़्यादातर गांव से, कस्बे से, छोटे शहर से, मैं खुद सरगोदा से आया हूँ, तो लाहौर का एक्सपोजर या बड़े शहर का एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट होती है, तो यहाँ चीज़ों को हमें थोड़ा सा और तरीके से देखना होता है। तो इसलिए कोशिश ये होगी कि मैं आपको साथ साथ गाइड करूँ कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन से दूर रहना है। एक चीज़ जिससे आप दूर रह सके ना, वो है सोशल मीडिया। अगर आप दूर रह लेंगे तो बहुत फ़ायदा है। अगर दूर नहीं होंगे उससे तो फिर क्या होगा कि आपकी सारी तैयारी खा जाएगा वो। आप अच्छा भला तैयारी करके बैठे होंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे डिस्कशन हो रही होगी, बीलो तो पास ही नहीं होता, सीए करके तो फ़ायदे कोई नहीं, दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को खा गया। तो एक बंदा अच्छा भला अपनी डायमेंशन में बैठा हुआ, मोटिवेटेड है, तैयारी कर रहा है, वो वहाँ जाता है तो वहाँ एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। आधे से ज़्यादा फेक अकाउंट्स होते हैं, बाकी आधे जो है वो कॉलेजेस के एम्बेसडर्स बैठे होते हैं, जो पहले खुद ही आके वोटिंग कराते हैं, फिर खुद ही आके वो सारा मामला कर रहे होते हैं। मज़े की बात है कि आपको शायद ही कोई पोल नज़र आया हो कि अच्छा जी एसबीआई कॉलेज के टीचर्स या फलाना, और अभी आपने देखा होगा अगर आप सीएमए में थे या FR1 में थे तो आपने देखा होगा कि अल्लाह का शुक्र है कि ये कमरा हमें कम पड़ जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि हमारे वहाँ पे मौजूद होते हैं जो बार, तो वहाँ पे वो कॉलेजेस जिनको ज़रूरत होती है कि बच्चे उनकी तरफ आएँ, तो हमारे बच्चे हमारे तरफ आते हैं लोगों से पूछ के। आपने अपने सीनियर से पूछा होगा जी मैंने पढ़ना है, तो उन्होंने कहा होगा यार फेसबुक वगैरह को छोड़ो, सही जगह बताता हूँ, वहाँ जाके बैठो। सारे के सारे जज्बाती पागल लोग हैं, उन्हें पढ़ाने का बहुत ही कुछ शौक है। अब देखें ना, FR1 जवाद साहब ने आपको कुछ 225 घंटे पढ़ा देना है, तो मतलब टीचर्स नॉर्मली ऐसे नहीं सोच रहे होते हैं, वो अपनी सहूलत को भी सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक माहौल मिलेगा कि सारे लोग ही पढ़ाने की तरफ इंटरेस्टेड है, और जब सारे लोग इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ कि भाई बच्चों को थोड़ा सा सांस भी तो मिलना चाहिए। तो मेरी क्लास में आपको वो सांस मिलेगा। ये क्लास 5 दिन होगी, क्योंकि ये इसका सिलेबस थोड़ा छोटा है, 5 क्लास, तो इसमें सैटरडे वाला इंशाल्लाह आपका ऑफ होगा। लेकिन हमें किसी वीक ज़रूरत पड़ी कि हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हम सैटरडे ऑन कर लेंगे, तो पता लगे आप सैटरडे ऑफ पे पक्का टिक लगा लें, और ये वाला टाइम आप अपना कमिट कर लें कि अपने एक दोस्त के साथ कि हर सैटरडे वाले दिन ना इतने बजे मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। तो ये इस तरह से नहीं है, बीच में 1-2 दफ़ा ऐसा होगा कि मुझे ये सैटरडे ऑन करना पड़ेगा, बाकी कोशिश होगी कि सैटरडे ऑफ रहे। ऑल्दो हम नहीं मानते कि पहले दिन इंट्रोडक्शन में ऐसा होना चाहिए। एक पैटर्न होता है जिसमें टीचर अपना इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आ गए हैं और आके बैठ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने ज़्यादा बेहतर तरीके से इंट्रोडक्शन करा दिया होगा। ज़्यादा दिन मैं कहूँ कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा आपको, और मैंने बड़ा ज़्यादा सीए किया हुआ है और मैं तो आग लगा दूँगा, तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन जो मार्केट से मिला होगा, जो आपके सीनियर्स ने आपको बताया होगा, वो सबसे बेस्ट है। उससे ज़्यादा अच्छी तो मैं उतनी तो तारीफ़ मैं भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह का शुक्र है हम कमिटेड हैं। सरगोदा से मेरा ताल्लुक़ होता था और अब काफ़ी अरसे से लाहौर में हूँ। लाहौर आया था पढ़ने के लिए, और उसके बाद है वो यहीं पे ही के अंदर सोचता था कि जो करना है वो सीए कम्युनिटी के लिए करना है। उस टाइम पे ना नोट्स अवेलेबल होते थे, ना क्लासेस प्रॉपर से होती थी, तो उस वक्त से एम ये था कि लोगों की एजुकेशन के लिए कुछ करना है। आज करंटली अल्हम्दुलिल्लाह हम एसबीआई के सेटअप के साथ हैं, जिसमें 2 फिज़िकल कॉलेज 2-2 कनाल के हमारे पास हैं। पिछले सेशन में 5,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम लोगों ने सिर्फ कैफ लेवल में सर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह। सीए फाइनल को लेके चल रहे हैं। फिर उसके अलावा 1-2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जैसे सीए मीडीजी है जो सिर्फ प्योर लाइव क्लासेस कराता है टीचर्स के साथ। नियर पियर एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म पे 2 तरह की क्लासेस होती हैं। एक तो वो हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर है, एसबीआई की होस्टिंग उनके पास होती है, क्योंकि उनके सर्वर्स और वो चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। दूसरा, नियर पियर पे अलग से भी कुछ प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, जो एक अलग मॉड के तौर पे चल रही होती हैं, उस वेंचर को देख रहे हैं। फिर सीए नोट्स टेस्टिंग एक सेटअप है, जिसमें लोगों को जो है वो मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट के बाद टेस्ट वगैरह दिए जाते हैं, कॉलेज में बैठते हैं टेस्ट देते हैं, या वो ऑनलाइन बैठते हैं टेस्ट देते हैं। तो एक वो वेंचर चल रहा है। फिर पब्लिकेशंस का एक लंबा चौड़ा सेटअप है, जिसमें सीए की सारी किताबें, पास पेपर्स और उन सारी चीज़ों को हम सब्सिडाइज अमाउंट पे प्रिंट करवा के स्टूडेंट्स तक अवेलेबल करते हैं। तो एसबीआई में सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, आपको किताब भी मिल जाती है, आपको फिजिकल क्लास भी मिल जाती है, आपको ऑनलाइन क्लास भी मिल जाती है। तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होती है कि किसी दिन आपने मिस
लेक्चर, तो उसी दिन हमारा लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगा। हाँ, अगर हम एक हफ्ते के बाद प्रोसेसिंग करके उसमें फॉर्मेटिंग करके उसमें वो नहीं फेस ब्यूटी वगैरह के तरह के फ़िल्टर डालें तो हमारी वीडियो ज़रा थोड़ी सी और खूबसूरत हो जाए। लेकिन हमारा ये होता है कि क्लास होने के चंद आवर्स के अंदर अंदर वीडियो अपलोड हो जाए। आप अगर किसी दिन नहीं आ सके तो उस दिन की वीडियो आपको पोर्टल पे मिल जाए और आप अगले दिन आने से पहले उस वीडियो को देख लें। तो समझे हम ज़बरदस्ती आपको ऑनलाइन क्लास भी दे देते हैं। आपसे हम पैसे फिजिकल क्लास के लेते हैं, लेकिन एक ऑनलाइन क्लास हमारी तरफ से कम्प्लीमेंट्री होती है, प्लस किताबें हमारी तरफ से कम्प्लीमेंट्री होती हैं, ताकि आप लोगों को फिर ज़्यादा सोचना ना पड़े। बस आपने जो पैसे खर्चे हैं अब आपको सब चीज़ मिल जाए। ऐसा ना हो कि सेशन में बीच में आपकी छुट्टियों फिर कॉलेज से आप आके कहें जी मुझे ऑनलाइन क्लास भी दे दें, कॉलेज वाले कहें वो तो 15-18 हज़ार की है, फिर उसके ऊपर बारगेन हो। तो अब आप सब लोगों के पैकेज में आपने जितने भी पैसे दिए हों, आप सबके पैकेज में फ़िज़िकल भी है, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन की एक्सेस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम अच्छी तरह से एजुकेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, nearpeer.org एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे अलग से भी सीए का प्रोग्राम होता है और हमने एसबीआई के लिए भी उनसे सर्विसेज लिए हैं। तो आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ एसबीआई का अलग से आपको एक वो पोर्शन बना नज़र आता है, में सारा कुछ बता। उनकी ऐप आप डाउनलोड कर, फ़ायदा ये है कि वो ऐप मोबाइल में भी बड़े अच्छे तरीके से चल जाती है, एंड मोबाइल में आप लेक्चर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है ना तो रेजोल्यूशन कम करके बड़े थोड़े से एमबीज कंज्यूम होकर आपके पास लेक्चर डाउनलोड फॉर्म में आ जाता है पेपर वाले दिन तक आपके मोबाइल में। जैसे आपके मोबाइल में यूट्यूब और डाउनलोड करके सेव रख लें तो उस तरह से आपके मोबाइल सेव भी हो जाता है। तो किसी भी वक्त आप लेक्चर नहीं ले सके, आपके पास लैपटॉप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड सपोर्ट करता है तो वो ऐप एंड्रॉयड पे भी चल जाती है और वो डेस्कटॉप पे भी चलती है। डेस्कटॉप पे डाउनलोड करने का ऑप्शन उस तरह से नहीं आता, लेकिन जो ऐप है उसमें मोबाइल के अंदर वो डाउनलोड भी हो जाती है। तो हर दिन का लेक्चर वहाँ पे बाकायदा मॉड्यूल्स बने हुए होते हैं, फोल्डर्स बने हुए होते हैं, डेट वाइज वहाँ पे लेक्चर आ रहा होता है, वहाँ जाके उसे प्ले कर सकते हैं और लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। जो टेस्टिंग है फिजिकली हम टेस्ट ले रहे होते हैं, लेकिन किसी वजह से आप नहीं आ सके और आप उस टेस्ट को ऑनलाइन देना चाहें तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप टीए से रब्ता करते हैं, वो आपको कहता है आप घर बैठ के अपना टेस्ट दें, उसकी तस्वीरें खींच के हमें भेज दें, हम वो आपको चेक करके वापस भेज देंगे। तो कोशिश ये है कि जो ये सारा सेटअप है जो मैं इंट्रोडक्शन करा रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 17-18 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो आज ये सारी चीज़ें, ये सारा सेटअप जो है उसको लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक टॉप फैकल्टी के साथ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं वो तकरीबन पाकिस्तान नंबर 1 रेट होते हैं, अनलेस कि आप फेसबुक पे चले जाएं। जो फेसबुक पे तो किसी टीचर ने 2 बच्चे भी पढ़ाए होंगे तो उसके कॉलेज वाले अगर उसको प्रमोट कर रहे हैं तो उसको 200 वोट मिल जाएंगे। तो हम लोग उस तरह से वोटिंग वगैरह नहीं करते, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में आप जब लोगों से पूछते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि हाँ भाई कौन कौन से। तो अल्लाह का शुक्र है एक बड़ी अच्छी फैकल्टी के साथ वी आर कमिटेड कि हमने आप लोगों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना है। तो इस सारे उसमें ना आप हमसे पता कब कब उलझेंगे, तब नहीं उलझेंगे जब हम आपको पढ़ा नहीं रहे होंगे, आप तब उलझेंगे जब हम आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे होंगे। ईद की छुट्टियां शुरू हो रही होंगी, टीचर कहेंगे अच्छा ईद से अगले दिन आ जाना वापस, तो आप उलझ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, टीचर जनाब 2 घंटे के बजाय 2.5 घंटे की क्लास ले लेगा और कहेगा संडे को दोबारा से क्लास करते हैं। तो हमसे एक ही वजह से लोग उलझते हैं कि हम ज़रा ज़्यादा पढ़ाना चाह रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना है और आप ट्यूशन सेंटर में आए इसलिए, हम कॉलेज थोड़ी हैं, हमने थोड़ी दाखिला भेजना, आप छुट्टी कर लें, आपको कोई रोक थोड़ी सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका होने वाला है। डन। तो आई होप कि हमने वो सारी बातें कर ली। और मैं एक FCA हूँ जो अभी कानूनी तौर पे AC हूँ। FCA कहते हैं ऐसे बंदे को जो कम से कम 10 साल पहले उसने CA कंप्लीट किया हो और मतलब 10 साल से कम से कम वो आफ्टर CA सर्व कर रहा हो। तो मैं टाइम के हिसाब से FCA हो चुका हूँ, लेकिन कागज़ी एतबार से चूँकि उनको पैसे शैसे देने पड़ते हैं, कुछ और मामला होता है। मैंने शुरू में भी ज़रा सुस्ती दिखाई थी, तो अभी मेरे को 3-4 महीने बाद जाके शायद वो मुझे अलाउ करेंगे कि जब आप पैसे जमा करा दें ताकि आप FCA कहला सकें। मैं भी खुश हूँ क्योंकि ACA ने कम पैसे देने होते हैं सालाना और FCA ने ज़रा ज़्यादा देने होते हैं। और FCA के बाद बंदा बुजुर्ग सा लगना शुरू हो जाता है। मैं तो अभी यंग हूँ, अभी देखे ना आपने बाकी टीचर्स भी देखे हैं, तो वो जो है ना बस मैं उनसे कितना छोटा हूँ है ना, ये तो बस ख़त बना हुआ और दाढ़ी ज़रा काली हुई हुई हो, तो यही कोई 25-26 साल ठीक है जी। हमें अपनी एज छुपाने का शौक़ तो है कोई नहीं। मैं 38 साल का, 38 साल जितने के आप हैं उनसे डबल। आप मोस्ट प्रॉब्ली 18-19 साल के होंगे जी। इन्होंने बड़ी अच्छी जजमेंट निकाली, इन्होंने 38 में से 10 माइनस करके इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया और बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया कि 28 साल की एज में CA हुआ होगा। अब आप शुरू कर रहे हैं 18-19 साल में और ख़त्म अगर 28 साल की एज में हो तो CA औसतन ना 10 साल में होता है औसतन।
बहुत तेज़ जो लोग जा रहे हो वो 6.5-7 साल में कर लेते हैं, लेकिन जो इसका ओवरऑल टाइम है ना, जो ऑन एवरेज लगता है वो 10 साल लगता है। मैंने ऐसा सुना हुआ था तो मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। मैंने 21 पेपर होते थे, मैंने 5 साल में 20 पेपर पास कर लिए थे। तो मैंने कहा लोग एम कहते हैं 10 साल में सीए होता है, वो जो एक पेपर था वो 5 साल चलता रहा। तो उस पेपर की मैंने 10 अटैम्प्टें दी हैं। वो पेपर मुश्किल नहीं था, बीएफडी है, मैं टीचिंग कैरियर के अंदर एंटर हुआ था और मैंने में करना ही ये काम था, तो इसलिए मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए मेरा सीए होना ना होना बराबर था। अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बीलो अगर पढ़ा रहा हूँ लोगों को, और सीए फाइनल का फाइनेंस का एक पेपर मेरा रहता है, तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं। तो बस मैंने उसको हल्का लिया, उसने मुझे बहुत ही हल्का ले लिया। तो अब मैं बड़े आराम से, अब आप जो है ना फ़ख्र से बता सकते हैं, आपकी अगर कोई पेपर बीच में ख़राब हो या कुछ टाइम ज़्यादा लगे तो आप कह लो हमारे टीचर्स भी तो 10 साल में किए उन्होंने सीए। तो वो तो 10 साल अब आपको इतना बुरा नहीं लगेगा और मुझे नज़र नहीं लगेगी। एम मैं कहता 5.5 साल में सीए, वो फेसबुक वाले मुझे ब्लॉक कर देते, वो कहते नहीं झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खैर, अब इस पेपर की बात करते हैं। बिज़नेस लॉ क्या है, किस तरह से है। पहला दिन है, आप ज़्यादा आवाज़ार नहीं होना चाह रहे होंगे, लेकिन ज़ाहिर है कम से कम आवाज़ार तो करना है। लेक्चर के एंड पे आपको एहसास होगा कि 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है दिन का। हमें क्लास जल्दी तो मिली नहीं थी, पिछली क्लास ख़त्म होते होते हमें यहाँ आते आते शुरू के 10-1 मिनट लग गए थे। इतनी देर से बातें करी जा रहे हैं, कैफ के मसले, ये मसले, बच्चों के FR1 फलाना। टाइम 2-3 भाइयों ने देखा है, सुई 4 से आगे जा ही नहीं पा रही। ऐसा कोई टाइम मुंजमद हुआ है ना। तो इधर हमारी क्लास में ना बरकत बहुत होगी, हम पढ़ा कम करेंगे लेकिन आपको ना फील होगा कि यार पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं आप घर। अकाउंटिंग में तो सवाल करते रहते हैं, बीच में थोड़ी सी आंख लगा ली, फिर उठ के थोड़ा सा सवाल देगा, टीचर को 4-5 स्टेप और आगे जल्दी से लिखा, फिर देखते देखते थोड़ा सा वो कर लिया। तो इधर तो फिर ज़रा अलर्टनेस रहती है, इधर तो सारे एक्टिव हैं। ठीक है जी, बिजनेस लॉ करते हैं। ये पेपर है जो लोग मुझे इस पेपर के नाम से काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, हालांकि मुझे इस पेपर से कोई बहुत ज़्यादा शगफ नहीं है। मुझे जो पेपर ज़्यादा पसंद हैं पढ़ाने में वो थोड़े से आगे के पेपर हैं, लेकिन लोगों ने मेरे ऊपर ना लेबल लगाया, वो कहते हैं ये बिज़नेस लॉ का टीचर है। क्योंकि जिस वक्त कंबाइंड बीलो होता था ना, बीलो और सीलो इकट्ठे होते थे, तो उस टाइम पे ना टीचर्स भागते थे इस पेपर से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ाना पड़ता था और टाइम इतना होता नहीं था, तो फिर क्लासें रखनी पड़ती थी 2.5 घंटे की। तो आपने देखा हमारी क्लास में तो बरकत ही बरकत है, तो उसमें हम 1 घंटे के लेक्चर के साथ ये कवर कराते थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता था कि हर सेशन 2 से 2,500 बच्चे कॉलेजेस के अंदर और ऑनलाइन के अंदर तकरीबन 1000 के करीब, तो 3,500-4,000 मेरे ही बच्चे अपीयर हो रहे होते थे। तो मैं हिसाब लगाता था कि ICAP में 9,000 अपीयर हुए, उसमें से 4,000 मेरे हैं, तो मेरे वालों में से कितने पास हुए हैं, यानी कि हम ये देखते थे कि ICAP के कितने पास हैं और हमारे कितने पास हैं। तो इस पेपर की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये मतलब वजह शोहरत है। फिर ICAP ने इसको तोड़ दिया, आसान कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये इजी हो गया कि बच्चे डिफरेंट जगह इसको पढ़ना शुरू हो गए। वरना पहले ये था कि स्पेशलिस्ट का एक लेबल लगा हुआ, तो कहते यार बिजनेस लॉ तो इतना अजियत है, पास होता नहीं, तो ये अब्दी साहब के पास चले जाओ। तो इस पेपर ने इज़्ज़त बहुत दी है, तो मैं इसका इसलिए शुक्रगुजार हूँ। ऑल्दो मुझे ये पेपर मतलब चूँकि इसमें रट्टा है और चीज़ें हैं, तो मुझे को उतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगता जितना ज़्यादा मुझे कुछ और लॉजिकल पेपर लगते हैं, लेकिन जो इज़्ज़त देता है हमेशा उसका एहतराम करना चाहिए। तो ये वो पेपर है जिसने मुझे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त दी है। इसमें तकरीबन शायद 8 से ज़्यादा या शायद 9 से ज़्यादा मेरिट सर्टिफिकेट हैं। तकरीबन हर 1-1.5 साल में कोई ना कोई एक मेरिट सर्टिफिकेट इस सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है। तो वो मेरे स्टूडेंट्स का मेरिट सर्टिफिकेट होता है, मैं तो कोशिश करता हूँ बस वो पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उनका आ जाता है माशाल्लाह से। आज हमारा टारगेट क्या है? बुक्स की बात करें, इश्यूज़ की बात करें, पेपर के पैटर्न की बात करें, आउटलाइन की बात करें, डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स देखेंगे, और ऑटम 2024 इज़ द अटेम्प्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली चीज़, बिजनेस लॉ के साथ इशू, आपने सुना हुआ है के साथ रिलैक्स है, लेकिन अगर इस पेपर की इनफरादी इश्यूज़ देखें तो सबसे पहला मसला, कंसिडरिंग इट एन ईजी गेम। प्रॉब्लम क्या है, लोग इसको बहुत आसान समझना कंसिडर कर देते हैं। जब वो कंसिडर करते हैं कि ये आसान है तो फिर वो उसे पढ़ते नहीं हैं। जब इसे पढ़ते नहीं हैं तो वीक्स के वीक्स गुजर जाते हैं और वो बीलों में पीछे रह जाते हैं। फिर पेपर के करीब जाके वो इतने पैनिक हो जाते हैं कि या वो छोड़ देते हैं या वो इसको किसी और तरीके से लेके चलना शुरू कर देते हैं। तो इसको आसान गेम नहीं कंसिडर करना। मज़े की बात है कि ये फास्ट ट्रैक में सबसे फेमस पेपर है। इस दफ़ा से आगे फास्ट ट्रैक का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज़ बीलो में हमारे पास हाफ एडमिशन होते हैं पिछले सेशन के एंड पे और हाफ होते हैं अगले सेशन। यानी कि हमने पिछले सेशन में कोई 200 के करीब स्टूडेंट्स को फास्ट ट्रैक में कवर कर दिया है। वो लोग क्या करते थे, वो PRC देते थे और उसके बाद 1-1.5-2 महीने होते थे, वो आके बिज़नेस लॉ को उठा लेते थे।
तो अब ऑनवर्ड क्या होगा कि बीलॉ पे दोबारा से स्टूडेंट जो है ना इसको रेगुलरली पढ़ना शुरू कर देंगे, तो अक्सर वो फास्ट ट्रैक में लोगों ने 1.5 महीने पढ़ा होता है, वो कहते हैं यार ये तो 1.5 महीने में हो जाता है, और तुम क्यों टेंशन में हो। 1.5 महीने में उन्होंने किया होता है जिन्होंने 1.5 महीने सिर्फ एक ही काम करना होता है बीलॉ, वो दिन के 6-7 घंटे दे रहे होते हैं उसे, तो वो 1.5 महीने में कर लेते हैं। जब आपने 5 महीने के अंदर 3 पेपर लेके चलने हैं तो औसतन आपके पास एक पेपर के लिए है ही ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना। तो अगर इसको इसका टाइम प्रॉपर ना मिले तो ये रह जाता है। तो पहला प्रॉब्लम है कि लोग इसे आसान समझते हैं। दूसरा प्रॉब्लम रिटेंशन, इसमें क्रैमिंग है। और जब आप बचपन में थे तो केमिस्ट्री की किताब भी आपने रट्टा मार ली थी, 700 सफ़े की किताब है, समझ कभी नहीं आता था लेकिन याद सारी कर ली थी। फिजिक्स में मोटर कैसे चलती है और उल्टी मोटर कैसे चलती है और वो कंडक्शन कैसे होती है और नेगेटिव पॉजिटिव के क्या मामले हैं, समझ आए या ना, आपने याद कर लिया था। आपने तो इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम तक याद कर लिया था, जबकि आपने डॉक्टर पता नहीं बनना था या नहीं बनना था। तो अक्सर लोगों को ना यहाँ आके अचानक से एक बदगुमानी होती है अपने बारे में, कहते हैं मेरे से नहीं रट्टा लगता। भाईजान अपने अंदर झांक के देखें, 6-8 महीने पहले टिका के रट्टा मारते थे, ये तो PRC ने आपको जंग लगा दिया। तो ये नहीं सोचना कि मेरे से रट्टा नहीं लगता, रट्टा लग सकता है। और रट्टा आपने इतनी भारी भारी चीज़ों को लगाया हुआ है, तो बेचारा बड़ा छोटा सा पेपर है। नॉर्मली किताबें ज़रा बड़े साइज़ की होती है, मेरी किताब थोड़े छोटे साइज़ की है और वो 77 पेजेस में ख़त्म भी हो जाती है। तो इतना तो रट्टा मार लेंगे, इतना रट्टा मार लेंगे सर, आप साइड दे हो जाएं, बस किताब पढ़ाओ फिर फुर्तियाँ देखो साड़ी। रिटेंशन इज़ द प्रॉब्लम। मैं इसका सलूशन आपको बताऊंगा, इसकी एक हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको डेली बताऊंगा कि आपने चीज़ें किस तरह से लेके चलनी है, तो ये रिटेंशन वाला मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। ICAP के सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, आप डेली सवाल करते जा रहे हैं, तो ICAP में भी जाके बस आपने उसी तरह से सवाल करने शुरू कर देने हैं। थ्योरी में ये होता है कि आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं, लेकिन पेपर में क्या करना है, लिखना है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसके सवाल कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एक हफ्ते तक तो मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, लेकिन एक हफ्ते बाद मैं आपसे एक टेस्ट लूँगा और मैं आपको पहले कहूँगा कि पहले खुद टकराएं इस टेस्ट से, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या करना है, और फिर मैं अगले दिन आपको बताऊँ कि आपने असल में करना है क्या था उस टेस्ट के साथ। तो फिर हम इसको देखेंगे में कितनी तरह के सवाल आते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है, उनको कैसे लेके चल रहे होते हैं। AFC पुराने ज़माने का मसला और आज के ज़माने का मसला PRC हम पढ़ क्या रहे हैं, मेन बिजनेस लॉ, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, PRC। तो PRC इज़ द मेन इशू विद बिजनेस लॉ। ये वो बीमारी है जो बिजनेस लॉ को हो गई है। PRC का बच्चा, PRC का नॉन सीरियस बच्चा, PRC का ज़िंदगी को आसान समझने वाला बच्चा, और इज़ शुगल मुगल वाले टैग लाइन वाला बच्चा, PRC का जब बिजनेस लॉ में आता है तो वो समझता है कि बस थ्योरी तो मजाक ही होता है। फिर ICAP जो है वो एक अच्छे बड़े लेवल पे बच्चों को जब फेल करता है तो उस वक्त एहसास होता है कि ये इतना मजाक नहीं था। शॉर्टकट और सिलेक्टेड स्टडी, जब एक सब्जेक्ट मज़े का लग रहा होता है ना, तो फिर क्या होता है कि लोगों के जहन में ना अलग अलग आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसका ये शॉर्टकट लगा लेते हैं, ये चैप्टर कर लेते हैं, ये नहीं करते। मैं भी आपको पास पेपर्स एनालिसिस दिखा रहा हूँ तो ही आपके दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे होंगे, अच्छा ये चैप्टर कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, इस तरह से करके। तो पहले ही छोटा सब्जेक्ट है, उसमें जब आप शॉर्टकट्स लगाने की तरफ आते हैं तो कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो होपफुली आप लोग शॉर्टकट्स की तरफ नहीं आएंगे। 5 इशू समझ आए। कंसिडरिंग इट ईजी गेम, मैं इसके बारे में एक जुमला लिखता हूँ, इतना आसान है कि फेल हो जाता है। बीलॉ इंतहाई आसान है और इतना आसान है कि फेल हो जाता है, टेंशन ही नहीं होती, बड़े आराम से मक्खन मलाई की तरह फेल हो जाता है। कॉस्ट R1 में तो काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है, पेपर तक जद्दोजहद करने के बाद बंदा फेल होता है, इधर मेहनत ही नहीं की होती, बड़े सुकून से फेल हो जाता है। अच्छा, आप लोगों को ना अभी सुन के बड़ा बुरा लग रहा है कि ये बार बार फेलियर की बातें कर रहे हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं, मैं फर्स्ट अटैम्प्टर हूँ, पीछे से मैट्रिक का मेरा रिजल्ट ये है, बोर्ड का टॉपर हूँ, फलाना फलाना फलाना। तो CA के अंदर जो है ना, इन्होंने लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कुछ जगह पे ज़रा ज़्यादा सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़े कम लोग ही ऐसे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई स्ट्रेस, किसी और इशू की वजह से कुछ ना कुछ 1-2 पेपर कभी कभार लोगों के ड्रॉप हो जाते हैं। तो यहाँ फेलियर से ना डरना नहीं है, और अभी से ना घर वालों को बताना है कि हमें पहले दिन टीचर्स ने कहा है कि बच्चों इसमें लोग कॉमनली फेल हो जाते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उनका माइंड बनाना शुरू कर दें, ताकि खुदा ना खास्ता बीच में आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आई तो वो पहले से तैयार हों कि हमारा बेटा तो जिस जहाज़ पे निकला हुआ है, इस जहाज़ पे तो शहीद हो जाते हैं अक्सर। तो इसलिए उनका ज़रा थोड़ा सा माइंड बना के रखना है। ये 5 इश्यूज़, आसान,
क्रैमिंग, सवाल कैसे सॉल्व करें, पीआरसी का की सुस्ती छाई हुई है, और शॉर्टकट्स। ये 5 प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस लॉ ख़राब होता है। एक स्टेप आगे चलते हैं। ये है हमारा सिलेबस, बल्कि इसमें गालबन मुझे आज नहीं पता कोई एक ऐसा बटन है जिससे ये 2 लाइटें ऑफ होती हैं। कौन सा वाला? ये ठीक, क्योंकि एक बटन पे ना प्रोजेक्टर भी होता है, तो इसलिए मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा बटन बता दूं जैसे प्रोजेक्टर। ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में 4 ग्रेड एरियाज़ हैं। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, पाकिस्तान के आइन के बारे में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में लॉ कैसे काम करेगा। सिर्फ एक चैप्टर, इसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। आई के अपने इसकी वेटेज रखी हुई है 5 से 8 नंबर की। फिर हमारे पास आते हैं 2 ग्रेड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारे सिलेबस में, इस सिलेबस का नाम है बिजनेस लॉज। इसमें हम 10 लॉ पढ़ेंगे। उन 10 में से जो सबसे ज़्यादा बड़ा लॉ है, जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ये दोनों ग्रेड सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम के लॉ की हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेसिक्स हम पढ़ते हैं 20 से 25 नंबर के लिए इन 4 चैप्टर्स में, 2, 3, 4, 5। और फिर 25 से 30 नंबर हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा। 6 से लेके 10 तक के जो चैप्टर हैं वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। और वेटेज कितनी है? 25 से 30 नंबर। तो मज़े की बात है कि वो एरिया जहाँ सबसे कम एफर्ट से सबसे अच्छे नंबर आ सकते हैं वो ये वाला एरिया है, 25 से 30 नंबर। अगर मैं आपको बताऊं कि ये चैप्टर सिर्फ 4 सफ़े का है तो कितनी खुशी होगी। इन सारों में से मिला के कितने मिलने हैं आपको? और प्रैक्टिकली तकरीबन 30 नंबर के सवाल आ रहे हैं यहाँ से। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये 4 सफ़े का है तो ये अच्छा लगा या बुरा लगा? अच्छा लगा। चलें अगली खबर सुनाता हूँ। इस ग्रेड का सबसे बड़ा चैप्टर यही है जो 4 सफ़े का है। ये 3 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 1.5 सफ़े का है। तो अगर मैं टोटल काउंट करूं 4 और 3 7 8 9 और तकरीबन मरे से मरे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही बढ़ा के बात करूं तो 11 सफ़े। अगर 11 सफ़े में 25 से 30 नंबर कैद है तो इनमें से किसी टॉपिक का कोई पैराग्राफ छोड़ना बनता है। तो इसका मतलब है कि जब हम सिलेबस में इस एरिया पे पहुंचेंगे तो आप इसको अच्छी फोकस वेटेज देंगे और आपको पता होगा कि इस एरिया में से मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। इस वाली ग्रेड में भी चैप्टर 4 है जिसमें से मेजॉरिटी सवाल आ रहे होते हैं। जब इस तरह का आप एनालिसिस देखते हैं तो फिर नीयत ख़राब होती है, फिर दिल करता है कि थोड़ा थोड़े से शॉर्टकट लगाने शुरू। जो भी सब कचरा था वो सारा उठा के वहां पे डाल दिया। इसमें 3 चैप्टर हैं पार्टनरशिप, तकरीबन 12 से 15 नंबर के सवाल इन 3 से आ रहे होते हैं। फिर 2 के तकरीबन 7 8 9 नंबर के यहाँ से सवाल बन जाते हैं। फिर अदर लॉज हैं, 3 चैप्टर्स हैं, उनमें 6 लॉज हैं। 2-2 सफ़े से ऊपर का लॉ नहीं है कोई को। एक आध बड़े को काउंट करें तो चलो 2.5 सफ़े। तो ये हमारा सिलेबस है। चैप्टर 1 खुश्क है, लीगल सिस्टम है ना। हम यहाँ से शुरू करें तो उसके बाद बच्चों को जो है ना वो फिर पूरा सेशन ही वो ये सोचते रहते हैं कि शायद हमने बहुत गलत चीज़ का इंतखाब कर लिया। तो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इस ग्रेड से। इस ग्रेड और सी ग्रेड को आपस में मिक्स करेंगे और इंशाल्लाह ताला सबसे पहले इस 50 नंबर जो दरमियान में हमारे हैं इसको अप्रोच करने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। डन। सिलेबस एनालिसिस, अभी तक ये पेपर जब से अलग हुआ है इसकी 5 अटैम्प्टें हुई हैं। ये पहले मर्ज हुआ था, मैंने आपको बताया बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ जो भी पेपर है ना ये पहले इकट्ठे होते थे। तो अलग अलग होने के बाद आज तक 5 अटैम्प्टें हुई हैं। तो ये 5 अटैम्प्ट में कितने कितने नंबर का कहाँ से आया वो सामने दिया हुआ है। तो हमने जो पहला है उसमें ICAP ने कहा था कि हमारी इसकी ग्रेड थी 5% से 8% और औसतन कितना आ रहा है 5 6 6 7 6 एवरेज 30 तकरीबन 6% की औसत निकली। यानी ICAP ने अगर 5% से 8% का है तो ICAP ने लिहाज रखा है अपने जुमले का और उसने पूछा है वहाँ से। यहाँ ICAP ने कितना बोला था 20 से 25%, 25, 20.5, 25, 24, 23, यानी 20 से 25 के दरमियान वो थ्रू आउट रहे हैं। ऑन एवरेज 24% इस ग्रेड से आया है। आपको ना बहुत सारे लोग मिलेंगे वो कहेंगे नहीं ICAP तो एम ही झूठ बोलता है, ICAP अचानक से किसी एक चैप्टर से 70 नंबर का सवाल दे देता है वो इस तरह से करके। ऐसा नहीं है, ICAP बड़े ऑर्गेनाइज वे में चलता है, लेकिन हमेशा एक हेटर्स की दुनिया मौजूद होती है जो फेसबुक पे होते हैं। क्योंकि जब वो वहाँ पे मौजूद होते हैं तो उन्हें ये लग रहा होता है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया CA में आके और हमें नहीं करना चाहिए CA में आप धोखे से आए हैं, पक्की बात है।
ये किसी कागज़ पे लिख लें और अपने बटवे में डाल लें, और अक्सर उस कागज़ को निकाल के देखा करें कि आप धोखे से तो नहीं आए। सीए में जब आप आ रहे थे आपको लोगों ने मना किया होगा, धक्के से नहीं भेजा होगा, रोका सबने होगा। उस सब रोकने के बावजूद अगर जो है वो आप फिर भी सीए में आ गए तो ये किसका कसूर है? आपका। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है तो ये सबसे राइट टाइम है, भाग जाए। अभी अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, अच्छी तरह से लोगों से पूछ लें कि मैंने जो किया वो सही है या नहीं है। लेकिन अगर नहीं भागना ना तो फिर सुननी भी नहीं है। फेल कौन होता है? जो ये सुनता है कि इसमें तो फेल होना ही होना है। अगर 30-35% बच्चे पास होते हैं तो फेल कितने परसेंट बच्चे होते हैं? 70। अगली अटैम्प्ट फिर से होगी, उसमें फिर 70% फेल होंगे और 30% पास होंगे। तो अब 200 में से 60% बच्चे होंगे जो पास हुए होंगे और 140% बच्चे होंगे। तो किसी भी टाइम पे सोशल मीडिया पे ज़्यादा तादाद में कौन लोग होंगे? फेल होने वाले। तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन लोगों से जो खुद भी कुछ नहीं कर पाए और दूसरों को सिवाय अजियत देने के और कुछ नहीं कर रहे। वहाँ पे मुफक्कर बन के बैठे हुए होते हैं, बड़े मज़े मज़े के उनके कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि आप बस पढ़ाई की तरफ ना आए। तो आपने कोशिश ये करना है कि फ़ेसबुक, सोशल मीडिया शुगल मुगल के लिए कर लिया कभी तो कर लिया, लेकिन उसको दिल पे नहीं लेना और वहाँ पे इतना टाइम नहीं गुजारना कि आप उस दुनिया में बह जाएं और फिर आपको नज़र आए कि कोई तो पढ़ता ही नहीं। फिर सोचे मैं पागल हूँ, मैं 6-7 घंटे पढ़ रहा हूँ, यहाँ तो देखो लोग सारा दिन फेसबुक पे बैठे हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितना मज़ा आता होगा इन्हें। तो घर से एक एम लेके आए हैं, आप में से ज़्यादातर दूसरे शहरों से हैं, अपने घर से क्यों निकले हैं? सीए करना है। क्यों करना है सीए? ताकि आप लाइफ में ज़्यादा काबिल इंसान बने। कितने लोग ये सोच के आए हैं? सिर्फ काबिल बनने वाली बात, फिल्मी बात है। क्यों आए हैं सीए में? पैसे कमाने। पैसे कमाने, घर वालों को सपोर्ट करना है, एलिवेट करना है। ज़ाहिर है एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमारी जैसी फैमिलियों की यही ख्वाब होते हैं कि हमने जो गुर्बत देखी है या हमने जो परेशानी देखी है, हम चाहते हैं कि हम अपने घर वालों की सपोर्ट बने और हम आने वाली नस्ल को कम से कम बेहतर बना दें और अपने घर वालों को थोड़ा एलिवेट करें। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप पेपर पास करते जाएं। अब लाहौर की रंगीनियों में अगर आप गुम हो जाए, आप यहाँ अपने हॉस्टल में सारे लोग फिल्में देख रहे हैं, आप भी फिल्में देखना शुरू कर दें, आप उनके साथ जो है वो बाकी मस्तियाँ, शुगल मुगल और ये सारे काम शुरू कर दें, फिर तो नहीं सीए होना। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि शुगल के लिए फ़ेसबुक, व्हाट्सएप पे जाएं तो जाएं, लेकिन आपने मकसद अपना जहन में रखना है। ये मकसद मैं आपको बार बार याद कराता रहूँगा। आप में से सब लोगों के घर वालों ने पता नहीं कैसे कैसे हिम्मत करके आपको लाहौर भेजा है, और कॉलेज की फ़ीस तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों के हॉस्टल के खर्चे, लाहौर में रुकने का 6 महीने का खर्चा लाख रुपए से ऊपर तो कम से कम लग जाता है हर किसी का, किसी ना किसी तरीके से। घर आने जाने की कॉस्ट, यहाँ रहने की कॉस्ट, यहाँ के खाने की कॉस्ट, यहाँ हॉस्टल, ये वो सारा। तो अगर इतना ज़्यादा घर वालों का आप इसलिए ख़र्चा करवा रहे हैं कि आप जल्दी से उनकी सपोर्ट कर सकें, तो फिर उस जल्दी को जल्दी भी रखना है। फिर ये नहीं सोचना कि छोटा मोटा शुगल मुगल ज़्यादा मज़ेदार है, घर वालों की खैर है, कोई बात नहीं, अभी नहीं 6 महीने बाद में उन्हें सपोर्ट कर लूँगा। तो बस इस नज़रिए को ज़रूर जहन में रखना है। और मैं ये याद कराता रहूँगा, क्योंकि मैं भी इसी तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मैंने भी अगर एफर्ट करके, मेरे भी घर के उसी तरह के मसले थे, और मैंने जब देखा है कि मेरे वो सारे यार दोस्त जो बीच में शुगल मुगल में लग गए वो अब कामयाब नहीं हुए, और जब मैं अपने आप को देखता हूँ, अपनी फैमिली को देखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब लोग जो है वो आज से कुछ अरसे बाद इस लेवल पर कामयाब हुए हों कि आप सब अपने अपने फैमिली के लिए एक फ़ख्र हो। बस ये एम नहीं टूटने देना। ये वाली ग्रेड में 25 से 30% आई के आपने बोला, और इस दफ़ा कितना पूछा? 26। इस दफ़ा कितना पूछा? 29.5 और 2 दफ़ा तो इतने जज्बाती हो गए कि 30 को भी क्रॉस कर गए। तो एवरेज 30 बन रही है, ऊपर की एवरेज तकरीबन 24 बन रही थी। तो इसका मतलब है इस ग्रेड की भी ये वाली साइड और इस ग्रेड की भी ये वाली साइड, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट तक 50% नहीं है, तकरीबन 54-55% है। फिर आखिरी ग्रेड आती है वो जो 35 से 52 नंबर की है, उसमें पार्टनरशिप, ये और ये सब अलग अलग डिवाइड हुआ हुआ है। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में ये वाली स्लाइड शेयर भी हो जाएंगी। कल जब आप आएंगे तो कल आपको हैंड होगा, फिर मैं आपको भी थोड़ी देर तक किताब वगैरह का क्या होगा, मजा आ रही है या नहीं आ रही। और मुझे प्रोजेक्टर बेहतर, मेरा ख्याल था कि इतनी के साथ प्रोजेक्टर बहुत अच्छा काम ना करे इस रूम में, बीलो की स्लाइडों का एक रंग बिरंगा वर्जन भी है,
अगर क्लास में टीवी हो, हमारे कुछ क्लासेस में क्या होता है एलईडी लगी होती है, तो हम एलईडी के साथ पढ़ाते हैं तो वो कलरफुल स्लाइड होती है, और जब प्रोजेक्टर वाली क्लास में आते हैं तो बोर सी खुश सी स्लाइडें चला देते हैं। तो मुझे तो ये इसकी परफॉर्मेंस देख के अच्छा लग रहा है, इसका मतलब मैं रंग बिरंगी स्लाइडें यहाँ पे चला सकता हूँ। थोड़ी सी तो रौनक हो ना, पढ़ना भी खुश के ऊपर से वो भी सारी सफ़ेद सी तख्ती बनी हुई हो, उसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई हो, ठीक है। तो अब वो टीम मेंबर्स ने भी याद रखना है ये यहाँ पे। फिर अब वो रंग बिरंगा वर्जन ऑफ स्लाइड जो उस कैंपस में वो टीवी वाले रूम के साथ इस्तेमाल होता था, बाकी मैं आपको शाम में उसका वो एक एक्सट्रैक्ट भी भेज दूँगा इंशाल्लाह। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस है। ये एनालिसिस देखने के बाद ना आप कहते हैं सर ये तो ग्रेड वाइज चल रहा है, मुझे ज़रा एक दफ़ा ये सामने आ जाए तो पता लग जाए कि कहाँ कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 5 अटैम्प्ट में 30 नंबर का सवाल आया, तो यहाँ से 53.5 नंबर का सवाल भी आया है, तो यहाँ से 55 नंबर का आया है, तो यहाँ से 9 नंबर का आया है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा मज़ीद इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ काम के चैप्टर उछल के खुद ही से ऊपर आ जाएंगे। ये सेकेंड एनालिसिस, सुपर इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स 7, 4, 12, 13, 6, 18, 55% ऑफ द पेपर औसतन इन 6 चैप्टर्स में से आ रहा है। औसतन, औसत का मतलब आप समझते हैं, एवरेज है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इसमें से हमेशा 55 का आएगा, हो सकता है अगली अटैम्प्ट में सिर्फ 30 नंबर आए यहाँ से, लेकिन जो ट्रेंड नज़र आ रहा है उस ट्रेंड में उनका फोकस इन चैप्टर्स पे बाकी चैप्टर्स की निस्बत थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं रीसेंट अटैम्प्ट, ये रीसेंट अटैम्प्ट है स्प्रिंग 2024, इसको काउंट करने की कोशिश करूँ, आप लोग अकाउंटेंट तो हैं तो ज़बानी काउंट करें, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत तो नहीं ना इंशाल्लाह। 7 और 14, 21 और 21, 12, 33 और 13, 46 और 4, 50 और 6, 56। इसको तजुर्बा कर लेते हैं, एक काम करते हैं साढ़े इकट्ठे कर लेते हैं, 250 और 10.5, 21, 21 6, 27 8, 35 10, 45 6, यही वेरिएशन नज़र आ गई। यहाँ 56 नज़र आया तो यहाँ 51 नज़र आया, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं वो 50 को क्रॉस करता हुआ था। तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं आउट ऑफ 18 जिनमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा पेपर आ रहा है। फिर सेकंड कैटेगरी आ जाती है मॉडरेटली इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स, अगले 6 चैप्टर्स का ब्लॉक बनाया उसमें से 30% आ रहा है, और फिर आखिरी 6 चैप्टर्स का ब्लॉक बनाया उसमें से 13-14% पेपर आ रहा है। तो टेक्निकली मैंने इधर इंपॉर्टेंट लिखा है तो नीचे क्या लिखा है इंपॉर्टेंट, और इधर क्या लिखा है इंपॉर्टेंट का वर्ड हर जगह है। वो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, और ये स्लाइटली, लेकिन इंपॉर्टेंट सब है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक चैप्टर में आपको नजर आए कि इसमें से कभी सवाल आता है कभी नहीं आता, आप छोड़ के चले जाएं और अचानक से वहाँ से 6 नंबर का सवाल आ जाए, अचानक से 8 नंबर का सवाल आ जाए। तो शॉर्टकट्स की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कुछ चैप्टर ज़्यादा अच्छे करने हैं, कुछ थोड़ा सा अगर कमज़ोर रह भी गए तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना, लेकिन कुछ चैप्टर्स तो बिल्कुल पानी की तरह बहने चाहिए। डन। अगर ये सब में सीक्वेंस ना होता तो हम पहले पढ़ते ही ये 6, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें एक पूरा बेस बना के चलना होगा। पेपर का पैटर्न क्या है, इस पेपर में आपको 15 नंबर के MCQs आते हैं और 85% का आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। MCQ जिसमें सवाल होते हैं और सवाल की आपने सिर्फ आंसर की ऑप्शन लिखनी होती है। आने वाले वीक के ट्यूसडे पे इंशाल्लाह ताला हम उस दिन मेन डिस्कशन ये करेंगे कि आपने ICAP का पेपर सॉल्व कैसे करना होता है, क्योंकि नॉर्मली पहले दिन लोगों को आते हुए टाइम लग गया होता है, 2-3 दिन तक आ रहे होते हैं, फिर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया तो आपको समझ नहीं आती। तो एक हफ्ता हम पढ़ चुके होंगे, एक टेस्ट मैं आपका ले चुका होऊंगा जिसमें आपने अपनी तरफ से कोशिश की होगी सवालों को, फिर जब हम मिलेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा कि सवाल किस किस तरह के आते हैं और ICAP में हमने सवालों को कैसे करना होता है। यहाँ सीन सवाल नहीं आते FSA की तरह, किताब में से सवाल नहीं आते, वो कोई भी सवाल बना के दे सकते हैं, चाहे उस तरह का सवाल आपने पहले देखा है या नहीं देखा। तो यहाँ हमें थोड़ा सा अपनी एक अप्रोच बनानी होगी कि हम सवालों को कैसे लेके चलें। 85% में भी वो कहते हैं कि नॉलेज बेस्ड यानी कि रट्टे वाला पोर्शन 40% और एप्लीकेशन बेस्ड यानी कि लॉजिकल पोर्शन तकरीबन 60%। ज़्यादा से ज़्यादा किसी सवाल के 8 नंबर, यानी यहाँ छोटे छोटे से बहुत सारे सवाल होते हैं। एक टिपिकल B.Law के पेपर में जब आप जाते हैं तो आपको 23-24 पार्ट्स मिलते हैं और औसतन एक पार्ट 3 से 4 नंबर का होता है। तो इसमें छोटे छोटे से बहुत सारे होते हैं और वो स्प्रेड करके सवाल पूछ रहा होता है। अगला मामला, बुक कौन सी फॉलो, आपको अंदाज़ा होगा कि में ICAP ऑफिशियल किताबें होती हैं, लेकिन साथ इसके हैंड आउट्स, असाइनमेंट, लास्ट असाइनमेंट, प्रीवियस असाइनमेंट, फाइनल असाइनमेंट, इस तरह से करके अलग अलग तरह के वर्जन्स चल रहे होते हैं और टीचर्स के हैंड आउट्स को आप यूज़ करते हैं तो उसमें ज़रा बात सहूलत से समझ आ जाती है। और कुछ टीचर्स ने उन्हीं किताबों को समराइज़ करके थोड़ा सा नोट्स वाले फॉर्म में बनाया हुआ होता है।
तो यहाँ पे भी इसी तरह से होता है कि आईकेप की एक ऑफिशियल किताब होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस किताब के बहुत करीब की एक किताब बनाते हैं। आईकेप की किताब में क्या होगा, वो 3 लाइनें बताई होंगी, फिर 3 एग्जांपल्स होंगी, फिर 2 पास पेपर के सवाल होंगे, फिर अगली 2 लाइनें आएंगी, तो पता लगेगा पूरे सफ़े में 5 लाइनें थी जो याद करने वाली थी। तो पता ही लगता है कि 225 सफ़े पढ़ने के बाद आपको पता लगता है कि उस सफ़े में 2 लाइनें याद करनी है, इसमें 5 याद करनी है, इसमें ये, तो आप हर वक्त ही परेशान रहते हैं। तो हमने क्या किया होता है, अपनी किताब में सवालों को साइड पे कर दिया होता है, एग्जाम्पल्स को साइड पे कर दिया होता है, और वो एक जगह इकट्ठे कर दिए होते हैं। फिर उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आसान कर दी होती है, आईकेप की किताब में ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो हम उसको कवर कर लेते हैं। तो इसमें मेरी किताब बिज़नेस लॉ मेड ईजी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हर सेशन तकरीबन 2 से 3 हज़ार कॉपीज़ थ्रू आउट पाकिस्तान जाती हैं। जो हमसे नहीं भी पढ़ रहे वो भी उस किताब को देख रहे होते हैं, क्योंकि 1-2 टीचर्स की किताबें ऐसी हैं जो ज़रा ज़्यादा फेमस हैं, ख़ासतौर पर कराची वाली साइड पर भी अक्सर लोगों के पास किताब वहाँ नहीं होती, तो वो यहाँ के टीचर्स की किताबें यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो किताब मौजूद है, और मज़े की बात है कि उस किताब के फ़ज़ाइल बताने में मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर तो ये होता ना कि आपने ख़रीदनी होती है और मैं आपसे कहता लाजमी ख़रीदें, बड़ी अच्छी किताब है, आपको कोर्स के साथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से मिल रही होगी। कब मिलेगी? आईकेप करता ये है कि हमें बताता है कि अगले सेशन में ये सिलेबस होगा। आपको शायद आइडिया हो कि हमने इस दफ़ा थोड़ा जल्दी सेशन स्टार्ट किया है। पिछली दफ़ा हमारा सेशन 1 अक्टूबर को स्टार्ट होना था, तो इस दफ़ा आइडियली 1 अप्रैल 2 अप्रैल के आसपास स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके 4-5 दिन बाद ईद की छुट्टियां शुरू हो जानी थी, तो लोगों ने वो 4-5 दिन भी नहीं पढ़ना था। ईद के बाद फिर घर से आते आते उन्होंने 15-16 अप्रैल करके 18-20 अप्रैल को पढ़ने के बारे में सोचना शुरू करते कि 10 दिन बाद रिज़ल्ट आ जाता। तो इसलिए फिर हम लोगों ने थोड़ा सा अर्ली उसको स्टार्ट किया, ताकि कम से कम ईद से पहले हमें इतना मिल जाए पढ़ने को कि ईद के बाद हम पैनिक ना हुए हो। वरना क्या हो रहा था कि वो जो 5 महीने का लोड है वो 4 महीने के ऊपर डिवाइड हो जाता। तो हमने अपनी क्लासें असल में 18 से स्टार्ट कर दी, बीच में आगे आईकेप जिसने आपके पेपर 16 से 21 रख दिए पीआरसी के, तो आप लोगों को हमने 1 हफ़्ता आगे किया। अदरवाइज़ हमारी बाकी जो ग्रुप बी की क्लासेज हैं वो 1 हफ़्ता पहले से स्टार्ट हुई हुई है, वो 18 तारीख से स्टार्ट हुई हुई है। तो मज़े की बात है कि आईकेप के पेपर ख़त्म होते हैं, उसके 1-1.5 हफ्ते बाद वो वेबसाइट पे बताता है कि अब अगली दफ़ा का क्या सिलेबस होगा, तो हमें उसका इंतज़ार करना होता है। अब क्लासें पहले शुरू हो गई, सिलेबस उसने भी वीकेंड पे बताया है, ये जो भी वीकेंड गुजरा है, तो उसमें जब बताया है तो उसने ये बताया कि कोई चेंज नहीं है। अगर हमें थोड़ा पहले ही आइडिया दे देता तो हम अपनी किताबों को प्रिंटिंग के लिए भेज देते। तो अब ओवर वीकेंड हमने चीज़ों को तेज़ी से वर्किंग में लाके और अब उसको प्रिंटिंग के लिए अब भेज रहे हैं। अब रमज़ान में ज़ाहिर काम थोड़े स्लो होते हैं, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब तक वो प्रिंट होकर आएंगी और फिर हम आपको देंगे या आपके घरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तब तक ईद की छुट्टियाँ बिल्कुल करीब आ गई होंगी। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम ईद की छुट्टियों से पहले ऐसा कर लें, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ तो 1.25 हफ्ते बाद तकरीबन नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जैसे चाँद नज़र आता है। तो जुम्मतुल विदा, अब आज मंडे है, अगले फ्राइडे को जुम्मतुल विदा। आप लोगों का तो 1 हफ़्ता जो आईकेप ने आगे पीछे कर दिया, उसकी वजह से आप तो बिल्कुल ईद के दहाने पे बैठे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक किताबें आएंगी शायद ईद के बाद ही आप लोगों को हम दे सकेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसमें यही है कि जिस तरह से आपने वो करवाया हुआ रजिस्ट्रेशन, और उसके हिसाब से फिर ऊपर से क्या है, कई स्टूडेंट्स जो है प्री एनरोलमेंट करवा के और उसके बाद अभी फाइनल अपना वो फॉर्म शॉर्म नहीं जमा कराया होता, तो हमारे पास डाटा भी पूरा नहीं आया होता सबका, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं उनको हमने घर भी डिलीवर करना होता है, क्योंकि हमें होता है कि अगर वो लाहौर तक आएंगे किताब लेने के लिए तो अच्छा खासा खर्चा है, तो ऑनलाइन की फ़ीस में किताबों की घर डिलीवरी भी हम लोग कॉलेज की तरफ से कर देते हैं। तो किताबों का ये स्टेटस है, तो फिर पढ़ें कैसे? मैं दूंगा आपको हैंडआउट्स, अपनी ही किताब में से हैंडआउट्स निकाल के शुरू के इस वक्त ईद से पहले हमने जितना पढ़ना होगा उसके हैंडआउट्स आपके पास आ जाएंगे। यानी इस हफ्ते का हैंडआउट कल आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक का हैंडआउट उस वक्त आपको मिल जाएगा, तो उसमें उतना होगा जितना हमने पढ़ना होगा। तो जब आप ईद के बाद आएंगे तो आपको जब किताब मिल जाएगी तो हम हैंडआउट देना बंद कर देंगे। तो फ़िलहाल किताब आपको फ़िज़िकल फॉर्म में मिलेगी। जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, ग्रुप के अंदर मेरी किताब सॉफ्ट में अपलोड हुई हुई भी है। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहाँ एक गूगल ड्राइव का लिंक है, उसमें मेरी पूरी किताब सॉफ्ट में अवेलेबल है, और अभी उसमें रीसेंट पेपर वगैरह की एडिशन करके आज रात तक मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो उसका जो और फाइनल वर्जन है वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अब किताब में कंटेंट में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए आप अगर चाहें तो उस किताब को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो हैंडआउट हम इन लोगों के लिए कर रहे होंगे वही हैंडआउट हम ग्रुप में भी ऑन सेफर साइड एक्स्ट्रा से भी शेयर कर देंगे। ठीक हो गया। छोटी छोटी क्विक टिप्स, चूँकि फाइनली अब वो टाइम गुजर गया, लेकिन हमें क्लास मिली भी तो 10 मिनट लेट थी, तो अभी भी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ। बरकत बहुत है इस क्लास में। या तो ये अफ्तारी के करीब करीब है, तो इस वक्त जो है ना रोज़ा भी ज़्यादा लग रहा होता है, तो इस वक्त टाइम वैसे ही स्लो हो जाता है। तो ठीक।
अच्छी चीज़ें जिनको हमने जहन में रखना है मैं सामने लिखूंगा। अगर वो लाइट वो वाली ऑन कर दें, यहाँ वाले भाई जो है ना बीच में तंग रहेंगे। आइडियली क्या करना है? आइडियली हमने डेली 50 मिनट्स पढ़ना है। ये 50 मिनट से मुराद क्या है? देखिए होगा क्या, मैं क्लास में आपको पहले कॉन्सेप्ट ज़बानी बताऊंगा, ये स्लाइडें बंद हुई होंगी, फिर किताब की इंग्लिश में आपको स्लाइडें ओपन करके यहाँ से रीड करवा के भेजूंगा कि हमने जो पढ़ा था वही सारी बात यहाँ पे ऐसे लिखी है। आपके हाथ में हैंडआउट्स होंगे, आप वहाँ पे भी साथ टिक कर लेंगे। जब आप घर पहुँचेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो वही बात है जो सर ने क्लास में कराई थी। अब जो मैंने क्लास में कराया और मैंने यहाँ दिखाया और आपने मार्क कर लिया, तो अब घर जाके आपने क्या करना है? ये 50 मिनट किस लिए हैं? ये 50 मिनट है राइटिंग करने के लिए। आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है। किसी फोटोकॉपियर के पास, किसी बुक शॉप के पास जाके आपने कहना है कि यार मुझे एक पतला रजिस्टर देना, ऐसा रजिस्टर जिसमें 100-125 के दरमियान सफ़े हो। वो रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ आपने इसलिए रख दिया है कि दुनिया में उसका एक काम है कि आपने बीलो लिखना होता है। मैंने एक दिन आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैंने आपसे कहा कि आपने पढ़ लिया, आपने देखा तो आपने 1 सफ़ा पढ़ा था या आपने पौना सफ़ा पढ़ा था। आपने घर जाना है, मेरे हैंडआउट्स को सामने रखना है या किताब को, अपना रजिस्टर खोलना है और नीट एंड क्लीन करके एज इट इज़ अपने पास लिख लेना है। फिर मेरे हैंडआउट को साइड पे कर देना है, मेरी किताब को साइड पे कर देना है। आपने दोबारा जब रिवाइज करना है अपने हैंड रिटन रजिस्टर से रिवाइज करना है। अपने हाथ की लिखाई याद भी जल्दी होती है, रहती भी देर तक है। और दूसरा, जब आप लिख रहे होते हैं ना तो आप फोकस से काम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा ना घर जाके पढ़ना है, 1 सफ़ा पढ़ने पर आपको 2.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही उसे खोलेंगे तो फ़ौरन से घर याद आना शुरू हो जाएगा। तीसरी लाइन पे जाएंगे तो ख्याल आएगा कि मैं सीए कर क्यों रहा हूँ। 7वीं लाइन में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि रोबोट, अब तो सारी जॉब्स रोबोट करेंगे, इंसानों की तो वर्ती ख़त्म हो गई। 10वीं लाइन पे होंगे तो सोचेंगे मैं दुनिया में हूँ ही क्यों, मेरा मकसद क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये किताबें पढ़ने थोड़ी आया हूँ, मेरे ज़िम्मे तो बहुत सारे बुलंद मर्तबा काम है। तो नोट्स को साइड पे फेंक के आप सोचेंगे मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। वो अच्छा काम तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि साइड पे फेंक के आपने मोबाइल उठाया होगा तो 2.5 घंटे बाद जब उसकी रील्स और उसके स्टेटस और उसकी स्टोरीज़ और उसके अपडेट से जब बाहर निकलेंगे तो अफ्तारी का टाइम हो चुका होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जब थ्योरी के सब्जेक्ट को आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो बचपन में आप लोग फिर भी ज़रा अच्छे बच्चे होते थे, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं आपकी सोचें डाइवर्स हो रही हैं। तो बहुत आसान काम है कि नोट सामने रखें और एज इट इज़ लिखना शुरू कर दें। एक दफ़ा ध्यान से पढ़ा, आंखों ने दिमाग को मैसेज दिया, ज़बान से दोहराया, लिखने लगे, एहतियातन दोबारा पढ़ा, फिर इधर लिखा, एक एक जुमला 3 दफ़ा पढ़ा, 1 दफ़ा लिखा, और लिखते हुए आपको आधे से ज़्यादा याद भी हो जाएगा। तो आपने 50 मिनट सिर्फ एक काम करना है कि अपने इस रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, इतना नीट एंड क्लीन हो जिस राइटिंग में मैंने नीट एंड क्लीन लिखा है, वाकई नीट एंड क्लीन हो। मेरी राइटिंग से आपको हौसला होगा कि अगर इसका सी हो गया ना तो हो जाता होगा, अगर इस राइटिंग के साथ हो जाता है ना तो हो जाता है। वो ऐसा, ये प्रोफेशनल इदारा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइटिंग को बॉदर नहीं करते। जब तक उन्हें समझ आ रही है कि आपने क्या लिखा है, आपके नंबर नहीं काटते। हाँ, अगर आपके समझ ही नहीं आ रही तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो नीट एंड क्लीन करके आइडियली 2 रंगों से आपने लिख देना है, अपना रजिस्टर बना देना है, ताकि जब आप खोल के देखें तो आपको अच्छा लगे और दोहराने का भी दिल करे। डेली आपने पढ़ा 50 मिनट। अब क्या हुआ, वीकेंड आ गया। वीकेंड पे आपको याद आया कि सर ने कहा था कि हम हर वीक जो पढ़ेंगे हम उसका एक टेस्ट लेंगे। तो आपने क्या करना है, फिर वीकली उस टेस्ट के लिए वीकेंड पे एक दफ़ा अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। बड़ा कम होगा कि इस टेस्ट के लिए हमें सैटरडे ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये अक्सर मंडे पे भी हो जाया करेगा। अगर हमारा वीक का टारगेट पूरा हो गया है तो फिर मंडे वाले दिन आप खाली टेस्ट दे रहे होंगे, और अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो जितना हमने पढ़ा है वो टेस्ट में होगा, लेकिन मंडे को हम क्लास अलग टाइम पे कर रहे होंगे और टेस्ट अलग टाइम पे कर रहे होंगे। और इंशाअल्लाह ताला बशर्ते सेहत ज़िंदगी हमारा टारगेट पूरा होता रहेगा, क्योंकि हमारी क्लास जिस टाइम पे, इस टाइम तक आप बाकी सारी चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। तो आप फोकस से पढ़े होंगे, मैं फोकस से पढ़ा रहा हूँगा। तो जब तक पोस्ट रिजल्ट नहीं आता, मेरी भी दिन की आखिरी क्लास होगी, आपकी भी तकरीबन आखिरी क्लास होगी, तो उससे आप लोग बड़े ध्यान से उसको पढ़ के समझ रहे होंगे। तो डेली पढ़ना है, वीकली याद करना है, अपने रजिस्टर से उठा के याद करना है। जो चैप्टर ख़त्म होगा हम उसकी साथ साथ पास पेपर्स की वीडियो अगर हम लेक्चर में डिस्कस कर सके तो उस तरह से कर लेंगे, लेकिन टाइम कम हुआ तो ओवर वीकेंड आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें उस चैप्टर के पास पेपर के एक एक सवाल को पकड़ के मैंने डिस्कस किया होगा, इसको क्या करना था, कैसे करना था। तो ये वीकली टेस्ट वाला मामला होगा। दूसरा, आप लोगों ने जो चीज़ करनी है दैट इज़ फोकस।
फोकस और हार्ड वर्क, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। पूरे सीए में ये दो लफ्ज़ चाहिए। फोकस, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोग इधर उधर निकल जाते हैं और आज का एरा जिसमें जेब में कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मोबाइल है, तो उसके बाद लोगों से फोकस नहीं होता। तो आपका मुकाबला उन लोगों से है जो दिन का आधा टाइम रीलें देखने में गुजार देते हैं, टिकटॉक देखने में गुजार देते हैं। तो जब आप फोकस से होंगे तो आप बाकियों से एक स्टेप आगे आ जाएंगे, और देन आप जब हार्डवर्क कर रहे होंगे तो फिर गेम ही बदल जाएगी। तो थ्रू आउट सीए में मैं आपको इंतहाई सच्ची बात बताऊं, पूरे सीए में अगर आप डेली 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, ये बहुत है, ये वाकई बहुत है। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, अगर डेली नहीं पढ़ रहे ना, तो हर दिन 8-8, 10-10 घंटे पढ़ के भी आप कैच नहीं कर सकेंगे अपने टीचर्स को। टीचर से पीछे नहीं रह जाना, साथ साथ लेके चलते रहना है टीचर को। बातें समझ आई? तो अगर गौर से देखें, अगर मैप बनाए, इस मंडे हम लोगों ने ओरिएंटेशन कर ली, और अगर अगले मंडे तक हमने पीछे का टारगेट पूरा कर लिया तो फिर हम टेस्ट कर लेंगे। सैटरडे हमने ऑन करना नहीं है, तो फिर हमने पढ़ना कब है? 4 दिन। 4 दिन आपसे मैंने 50 मिनट मांगे, सिर्फ 4 दिन, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आपके साथ साथ जो पड़ोसी सब्जेक्ट चल रहे हैं, FR1 वगैरह, उसके ऊपर आपको ज़रा ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ रही होंगी, टाइम देना पड़ रहा होगा। तो मैं ऐसे में बजाय इसके कि मैं विलन बन जाऊँ, मैं कहूँ नहीं मेरा भी सब्जेक्ट बड़ा मोहतरम है, आप इसको भी पढ़ें और इसको भी 6 दिन पढ़ें और ऐसे करें वैसे करें, मैं एक मुनासिब लोड के साथ 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 आपको लेके चल रहा हूँ, तो इस क्लास में आके आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा। आपको लगेगा चलो अब तो ये वाली क्लास आ गई जिसमें सुनना होता है, समझना होता है और घर जाके बस लिख देना होता है। एक ही दिन मेहनत करनी होती है, संडे वाले दिन जब टेस्ट तैयार करना होता है। तो इंतहाई गैर महसूस तरीके से आपका सिलेबस कवर होता चला जाएगा। तो सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये है, यानी कि मैंने कहा कि बिज़नेस लॉ में अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ा नाम दिया। उसके पीछे वजह ये है कि हम इसको बहुत रिलैक्स तरीके से सिस्टमेटिक साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, और बड़ी ही गैर महसूस तरीके से आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है। क्या बात समझ आई? तो ये वो टिप्स थी जो जिनका जिक्र सामने स्क्रीन पर आया था, क्विक टिप्स। और अगर मेरे पास टाइप राइटिंग्स वो होती तो मैं उस पर लिख देता, लेकिन मैंने उसको बोर्ड पे लिख दिया। एंड पे वो स्लाइड जिसका आपका बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस। क्वेश्चन आंसर सेशन, 1.5 घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन करें। अब हम बेचारी सोच रही थी बस अब जाने वाले हैं, तो ये सेशन का देख के ना, सेशन का मतलब है अगर बीच में आपके कोई सवाल हो तो उस दौरान जो हम बातें कर रहे होंगे वो एक सेशन है। और ये मेरा नाम लिखा हुआ है, इस वक्त AC है, मेरी ईमेल में FCA लिखा हुआ है, लेकिन मैं अभी जब तक पैसे नहीं दे दूंगा ICAP को ज़्यादा वाले, तो तब तक मैं ACA लिखता रहूँगा। ये है ईमेल है, ईमेल इज़ द फास्टेस्ट वे, इससे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आप सब लोगों के ग्रुप्स बने हुए होंगे। मैं हमेशा एक्सपेक्ट करूँगा कि हर अगले दिन आप मेरे से क्लास में पूछें, हर अगले दिन मैं क्लास में आऊँ। आप पिछले दिन के जब तक सवाल ख़त्म ना हो हम आगे ना जाएं, तो हर दिन हम तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट पिछले दिन का पहले मैं रिकैप दूंगा, मैं आपको याद कराऊंगा हमने क्या पढ़ा था, फिर आप लोग मेरे से सवाल पूछेंगे जो आपको पढ़ते हुए परेशानी हुई। तो असूलन आपको ये नहीं होगा कि हमारा टीचर तो बड़ा दूर हो गया। फिर भी अगर किसी टाइम पे आपको लगता है कि आप एक ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं जो सबके सामने पूछते हुए शर्म आ रही है, तो ईमेल बड़ा आसान सा है। आतिफ आब्दी नाम आपको पता है, इसके साथ FCA लगाना है, आतिफ आब्दी FCA@gmail.com। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल पे अपना कोई भी मसला कोई भी बात बता सकते हैं। मैं ईमेल्स बड़ी अपनी रेगुलरली देख रहा होता हूँ, उसको चेक कर रहा होता हूँ। अच्छा, जो ऑनलाइन है वो तो नहीं फिजिकल आके सवाल पूछ सकते, वो पूछ सकते हैं। कैसे सवाल पूछें? ऑनलाइन वाले हजरात अगर डेली का डेली लेक्चर अटेंड कर लें, इस वक्त क्लास हो रही है, तकरीबन 2-3 घंटे में मोस्ट प्रॉब्ली क्लास अपलोड हो जाएगी। तो आपने हर दिन की क्लास अगर आपने अफ्तारी के बाद देखी है और आपका कुछ सवाल है, तो आपने अपने ग्रुप में आके वहाँ TA भाई को टैग करके कहना है कि कल सर से क्लास में ये वाली बात पूछनी है। तो होगा ये कि आप सब लोगों के फिजिकल के सवाल भी मैं ले रहूँगा, और जो वहाँ पे किसी स्टूडेंट ने कहा होगा कि सर से लाजमी अगले दिन पूछना है, तो TA भाई मुझे बता देंगे कि सर जी ये 3 सवाल ऑनलाइन में आए हुए हैं, ज़रा इनको भी आंसर कर दें। फिर भी वो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर उन्हें लगे कि जी ऑनलाइन में हम बैठे हैं, टीचर तो हमसे बहुत दूर हो गया, तो इसका आसान हल ये है कि पहला हफ्ता गुजारने के बाद हर हफ्ते में आपको एक दिन और टाइम ग्रुप में बता दूंगा, एक लिंक आ जाया करेगा ग्रुप में। उस दिन उस टाइम पे लिंक पे क्लिक करके आप मेरे से लाइव सवाल जवाब पूछ सकेंगे। तो इसको हम लाइव सेशन कहते हैं। तो मैं वीकली एक दिन 1 घंटा उस पूरे वीक के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, जो जो कन्फ्यूजन होंगी, वो उस 1 घंटे में मेरे से वो भी पूछ सकते हैं। उसका लिंक भी आ जाएगा। अभी पहला वीक है, अगले वीक से इस तरह से उसके लिंक आने शुरू हो जाएंगे। आप में से भी अगर कोई उसमें आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन वो मेनली ऑनलाइन वालों के लिए होगा। डन? कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी?
क्योंकि घर जाके तो अब आपने सिर्फ इंतज़ार ही करना है ना। तो कोई सवाल, कोई परेशानी सीए से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड? जी, इन्होंने कहा कि सुना है कि कैफ में सिर्फ स्टडीज़ होती हैं, बाकी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं। ऑब्वियसली जब आप पढ़ने आए हैं तो आप क्या करेंगे? पढ़ाई। लेकिन जाहिर है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, दिन में कितना पढ़ना है? 3 से 4 घंटे। तो अगर आपने दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ा तो आपके पास लेजर टाइम है, आप बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दें, आप क्रिकेट की टीमें बना लें, आप दोस्तों के साथ फ़न टाइम करें, आप मुख्तलिफ ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कर लें जहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है, जहाँ पे तकरीरें होती हैं, सारा कुछ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सीए के अपने अंदर आपको 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज मिलेंगे, एक एमएस ऑफिस सिखा रहा होगा और एक आपको प्रेजेंटेशन सिखा रहा होगा। और जो प्रेजेंटेशन वाला कोर्स है वो बड़ी कम जगह असल वाला हो रहा होता है, यानी कि उसमें अक्सर क्या होता है कि कॉलेज को आप पैसे देते हैं 1-2 घंटे वो एक्टिविटी करा के, बाकी आपसे कहते हैं 3 महीने बाद सर्टिफिकेट ले जाना। हम लोग तो यहाँ बड़ा रिलीजियसली उसके 70 घंटे तक आप लोगों को ट्रेन करना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह का कोर्स भी है जो आपकी थोड़ी सी ग्रूमिंग पे काम करता है। लेकिन टेक्निकली हम कौन है? हम ट्यूशन सेंटर्स हैं। हमारा एक काम है, आपके कॉलेज में तकरीरी मुकाबले होते हैं, कभी ट्यूशन सेंटर में होते हैं। आपके कॉलेज में तो ट्रिप भी जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि जी आप ट्यूशन पे जा रहे थे तो ट्यूशन वाले अपना ट्रिप ले जाना शुरू हो गए। ट्यूशन का क्या काम है? ट्यूशन के पास लोग इसलिए आए हैं कि वो चाहते हैं कि वो प्योर पढ़ाई की बात करें। तो आप यहाँ आएंगे तो हम प्योर पढ़ाई की बातें करेंगे, हम बीच में कुछ हल्की फुल्की और एक्टिविटीज़ भी करते हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो पढ़ाई है। यानी कि मैंने आपको कहा कि आपको हमारे बारे में बुरी बात तब लगेगी जब हम पढ़ाई की बात कर रहे होंगे। यानी आप कहेंगे जी फलाना कॉलेज में तो 6 महीने में 4 दफ़ा ट्रिप लेके जाते हैं, आप लोग ट्रिप ही नहीं लेके जाते। फलाना जगह तो वो इतना ज़्यादा टेंशन ही नहीं देते, इतना पढ़ाते ही नहीं हमें। तो मैं याद कराऊंगा कि हम लोग असल में कौन है? हम ट्यूशन सेंटर है। RAET हमारा जो नाम है ना, ऑफिशियल नाम है, इसमें ट्यूशन लिखा हुआ है। हम ट्यूशन सेंटर्स हैं। आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमने पढ़ाना है। हाँ, उस पढ़ाने के दौरान हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस के बीच में भी माहौल थोड़ा सा बेहतर रहे। हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं हम उनके थ्रू भी काम करें। उसके अलावा हम सेशंस करते रहते हैं। जैसे दूसरे कैंपस में तकरीबन आपको हर 2-3 हफ्ते बाद अचानक से ग्रुप में अनाउंसमेंट नजर आएगी कि एक सेशन है जिसमें आप लोगों के साथ हाउ टू मैनेज टाइम पे बात होगी जी। अब एक सेशन है जिसमें बात होगी जी स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। अच्छा जी, अब एक सेशन है जिसमें ये है कि ये ऑनलाइन वर्किंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, इसके ऊपर। तो हमारे जो कॉलेज का नाम है वो है स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। हम अकाउंटेंसी के स्कूल नहीं है, हम बिज़नेस इंटेलिजेंस का स्कूल है। यानी हम लोगों ने आपके अंदर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी जगाने की कोशिश करनी है। तो ऐसे में बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जब कैफ में आते हैं तो सुना ये है कि पढ़ाई 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 होती है। हर फेस का अपना एक रोल होता है ना। जब आप छोटे होते हैं तो जिम्मेदारी और होती है, बड़े हैं तो जिम्मेदारी और। अगर आप क्लासेस लेने के बाद डेली का काम सही से कर लें तो इट इज़ यू जो अपने अंदर से एक अच्छा हंसता खेलता इंसान जगा सकता है। लोग फॉर्म रोते रोते भी 3.5 साल गुजार देते हैं और हंसते खेलते भी गुजार देते हैं। तो भाई की तशवीश बिल्कुल सही है कि वाकई इसमें पढ़ाई में लोग लग जाते हैं, लेकिन आप आए भी तो पढ़ने ही है ना। उस पढ़ाई के बीच में थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपने खुद निकालनी है। कॉलेज थोड़े थोड़े से आपको मौके देगा लेकिन मुसलसल मौके नहीं देगा। ज़्यादा हमने जी एक ऊपर फुटबॉल रखी हुई, आप कभी बहुत बोर हो रहे हो वहाँ जाके थोड़ा सा आपने खेल लिया। कोई टेबल टेनिस रखी होती थी, वहाँ पे बच्चे वो कर लेते थे। कोई बीच में कोई महीने 1.5 महीने पीछे कोई एक आध हल्की सी एक्टिविटी कर ली कि जी हम तो ट्रिप भी बहुत दूर नहीं लेके जाते, हम यहीं आसपास किसी जगह ट्रिप ले जाके बच्चों को ज़रा एक दिन अच्छा हंसने खेलने का मौका मिल जाता है। हम तो जिस दिन छुट्टी देते हैं हमें लगता है कि ये एक लेजर वाला दिन है। तो सोच लें आप गलत जगह गए हैं। यहाँ पे ना पढ़ाई को लेके ज़्यादा ही सीरियस हैं हम। तो अगर अभी भी आप चाहते हैं कि आप ज़रा लाइफ में थोड़ी सी बाकी हंसी खेल और वो चीज़ें भी कॉलेज की तरफ से आपको मिलें तो शायद ये थोड़ी सी गलत जगह है। हमारा मेन काम वो नहीं है, हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे लेकिन हम उतनी नहीं कर सकेंगे जितना बाकी करते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। पहली अटैम्प्ट में क्या PPEMS रखना चाहिए? अगर मेरे से आइडियली पूछें तो मैं पहले सब्जेक्ट कम्बिनेशन बताऊं, फिर मेरे से पूछें तो मैं आपको बताऊं ये कब कब करने चाहिए। मेरा एक बड़ा फ़ायदा है कि मैं शुरू से लेके एंड तक तकरीबन कैफ से लेके आगे CFAP तक चीज़ों को डील कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स को फिर इतने सारे पोर्टल पे इतने सारे लोगों को देखता हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही टिप्स दे सकता हूँ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मैं प्रॉब्लम देख रहा होता हूँ। ऊपर से मैं थोड़ा सा फेसबुक पे भी चला जाता हूँ कभी कभी, तो ज़रा पता लग जाता है कि वहाँ पे भी क्या चल रहा है। तो इसमें कब करना चाहिए? असूलन मेरे से अगर पूछे तो पहला सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए FR1 टैक्स और B लॉ। सेकेंड अटैम्प्ट में CM में R2 और कंपनी लॉ, और आखिरी में MFA और ऑडिट। ये मुझे सबसे आइडियल कम्बिनेशन लगता है बेस्ड ऑन जो पीछे पास रिजल्ट्स वगैरह भी हैं बच्चों के। अब
हैंड्स ऑन कोर्सेज कब करें। अब आपने जब पीआरसी से छोड़ के आप कैफ में आए ना, तो पहले ही आपका दिल बागी हो रहा होगा, दिल कर रहा होगा इधर उधर निकल जाऊँ, कुछ ना करूँ ना पढ़ूँ। अभी आपको अपने अंदर का स्टूडेंट जगाना है, तो ये शुरू के 6 महीने आपने कुछ नहीं करना। ये 6 महीने आप इन 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलें, और वो जैसे आपने कहा ना कि हर वक्त पढ़ते रहते हैं या इस तरह, इस वक्त अपने अंदर का स्टूडेंट जगाना है। जैसे ही आप पहली गोद दे देंगे और अगली दफ़ा आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे अगले सेशन का, तो उस सेशन में क्या होगा, आप अभी इंतज़ार कर रहे होंगे थोड़ा सा रिजल्ट का भी। तो आपने शुरू में पीपीई ले लेना है, जो प्रेजेंटेशन वाला कोर्स है। सबसे आखिरी सेशन में रखेंगे तो आखिरी वाले भारी पेपर्स हैं सारे। सबसे शुरू में रखेंगे तो शुरू में भी आपको बेस बनानी है। तो आइडियली अगर आप 3 अटैम्प्ट्स में कैफ को प्लान कर रहे हैं, तो जो सेकंड अटैम्प्ट है उसकी क्लासेस के साथ आप पीपीई में एडमिशन ले लें, जो कि वो फिजिकली होता है। एमएस ऑफिस ऑनलाइन होता है, तो एमएस ऑफिस सेकंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट में तकरीबन नियर एग्ज़ाम आप इसके लिए एनरोल करवा लें। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं तो आप जुलाई में जाके आपने कॉलेज से कहा 10 जुलाई को जाके कि मेरे एमएस ऑफिस में मुझे दाखिला कर दें। एमएस ऑफिस फिजिकल नहीं है, आपने ऑनलाइन 70 आवर्स पूरे करने होते हैं, और आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको 3 महीने में फैला के आवर्स पूरे करने हैं, आप 1 महीने में भी कर सकते हैं। तो आप 10 जुलाई को रजिस्टर हो गए कॉलेज में, 10 अगस्त 10 सितंबर को आप पेपर दे के आज़ाद हो गए। जब पेपर दे के आप आज़ाद हो गए तो अभी भी 1 महीना है आपके पास। उस 1 महीने में आपने अब घर बैठना है, आपने अगली क्लासों का इंतजार करना है। तो उस वक्त एमएस ऑफिस इज़ वेरी गुड थिंग, जो उस टाइम पे आप टाइम भी गुजरता रहेगा और एक अच्छी सुकून से स्किल मिल जाएगी, और वो पढ़ाई को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो सेकेंड अटैम्प्ट के स्टार्ट में पीपी, और सेकेंड अटैम्प्ट का एंड या थर्ड अटैम्प्ट के एंड के करीब पहले एनरोल करवा दें और पेपर्स के बाद उसके लेक्चर्स पूरे कर लें। तो ये एक बड़ा बेहतरीन कम्बिनेशन बन जाता है। जी शुरू में जैसे आपने एआई पे थोड़ी सी बात की, जी शुरू में आपने एआई पे थोड़ी सी बात की, एआई की, ठीक है। इन्होंने कहा शुरू में आपने एआई की बहुत बात की थी। अभी तो आप लोगों का पहला दिन है, अभी तो एआई की बहुत सारी बातें होंगी। मैं तो आप लोगों को एक टाइम पे अपने सवाल आपने लिख के कैसे चेक करने हैं, मैं उस तक पे चैट जीपीटी निकाल के आपको दिखाऊंगा कि आपने चैट जीपीटी से कैसे अपनी राइटिंग बेहतर करवानी है। तो एआई से घबराना थोड़ी है, हमने एआई को यूज़ करना है। जब कैलकुलेटर आए थे तो उस दिन अकाउंटेंट तो मर जाना चाहिए था। अकाउंटेंट ज़्यादा महंगा हो गया, क्योंकि अब वो 10 सेठों का काम उतने टाइम में कर देता है जितना पहले वो एक बंदे का काम करके देता था। जब कंप्यूटर आए तो प्रोफेशनल्स ख़त्म तो नहीं हो गए। ये टूल्स होते हैं जो आपको एड कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। जो इन टूल्स से दोस्ती नहीं करता वो रिडंडेंट हो जाता है, जो इनके साथ चलता है वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके चल रहा होता है। मैं तो अपनी स्लाइड्स बनाने तक के अंदर बहुत सारे एआई टूल्स को यूज़ कर रहा होता हूँ। जी हाँ जी जी, क्या पेपर में हम ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं? पेपर में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे पे मैं आपको बड़ा कंप्रीहेंसिव तकरीबन उस दिन का पूरा लेक्चर होगा कि आपने पेपर में क्या करना है। लेकिन चूंकि सवाल आया तो मैं आपको बता दूं, आईकेप को नफरत है नीले रंग से। आप सिर्फ ब्लैक कलर इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं। अब उसमें आगे डिबेट है कि पेन, बॉल पॉइंट, जेल पेन, मार्कर, इनकी क्या कहानी है। तो जो जिस दिन मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ अपने पेपर को किस तरह से करना है, तो उस दिन सारी डिबेट इस पे होगी कि हमने क्या क्या एहतियात कर। लेकिन अभी से ना नीले बॉल पॉइंट को अपनी ज़िंदगी से माइनस करना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता काले रंग से दोस्ती ज़रा ज़्यादा शुरू कर दें। देखें ना, मैं भी पहले दिन काले रंग के कपड़ों में आपको आके पढ़ा रहा हूँ, तो बड़ा मोहतरम रंग है। काले के साथ आप दोस्ती कर लें। खाना काबा पे काला गिलाफ है, आपका बॉल पेन का कलर काला, कितना रिलीजियस फील आएगा आपको कि आप काले कलर में लिख रहे हैं। जी कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। कहाँ है? फेसबुक पे, तो फेसबुक वालों से जाके पूछें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम कहाँ हैं सन 2024 में। हम अभी 2024 में पढ़ रहे हैं, 2024 की एक और अटेम्प्ट भी दे रहे होंगे। आप तब तक ऑडिट में पहुंचे हुए होंगे और आप अभी ये सोच के परेशान हो रहे होंगे कि बिजनेस लॉ के साथ नई एजुकेशन स्कीम में क्या होगा। इग्नोर करें। एजुकेशन स्कीम जब आएगी वो उसको तंग करेगी जिसने पेपर पास नहीं किए होंगे, और जो पेपर पास करते करते आगे चला गया होगा, जो पास हुआ है वो रिवर्स थोड़ी करा देंगे पेपर आपका। तो इसलिए ना, मतलब टाइम पे टेंशन लें तो मज़ा भी आएगा। तो अभी तो हम 2024 की पहली अटैम्प्ट में हैं, अभी 2024 की दूसरी अटैम्प्ट आनी है। मैं चलें आपको बताता हूँ। एक एजुकेशन स्कीम थी 2013 की, वो 2014 के ऑटम में जाके अप्लाई हुई थी। एक एजुकेशन स्कीम थी 2021 की, वो 2022 के सितंबर में उसकी पहली अटैम्प्ट हुई थी।
2022 की भी सितंबर में, तो अब 2025 की अगर स्कीम है तो इसकी कवर डेट होनी चाहिए 2026 के सितंबर में, और हम अभी 2024 के मार्च में खड़े हैं। तो इतनी दूर का सोच के क्यों टेंशन लेनी है? उतना सोच के टेंशन लेना जो हमें अफेक्ट करे। हाँ, लेकिन फेसबुक पे जाएंगे तो वहाँ जंगें चल रही होंगी 2025 की स्कीम में ऐसे है वैसे। ICAP ने आज तक ऑफिशियली कुछ अनाउंस ही नहीं किया, सिर्फ टीचर्स को एक दफ़ा बुलाया था, उनसे कहा था हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं, आपका कोई फीडबैक है? हमने कुछ फीडबैक दे दिए। उसके बाद बच्चों ने टीचर से पूछा कि वो सर वो ICAP में जो मीटिंग हुई थी क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया इस तरह से सोच रहे हैं यार, अजीब सोचते हैं, चलो हमने भी अपना फीडबैक दे दिया। बच्चे तो पक्के हो गए। वो जनाब फेसबुक पे हमारे टीचर ने कसम खा के कहा है कि 2025 में एक ऐसी स्कीम आ रही है। तो दूर रहें, ये सोशल मीडिया ना आपको सिर्फ टेंशन देगा, खुशी नहीं मिलेगी। वहाँ हमेशा टॉर्चर शेयर होता है, क्योंकि खुशी वो नहीं है, इतनी शेयरेबल नहीं है, वो अच्छी पोस्ट नहीं ना होती। ग्रुप अलाउ वो ऐसी पोस्ट करते हैं जिससे सनसनी फैले। क्या आब्दी साहब इस दफ़ा बीलो नहीं पढ़ाएंगे? अब नीचे जनाब 200 कमेंट शुरू हो जाएंगे, फेसबुक वाले बड़े हैप्पी हैं, हालांकि उन्हें पता है कि पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे, लेकिन नहीं, वो एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाएगी। हाँ जी, इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया में उन्होंने कहा क्वार्टर के हिसाब से एग्जामिनेशन शुरू हो गया। अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, इसमें सवाल क्या है? नहीं, पाकिस्तान में नहीं हुआ। हमें तो पता है हमारा सिस्टम, हमारे पास तो अभी 6-6 महीने बाद पेपर हो रहे हैं, और जो महीने बाद भी शुरू किए थे घबरा के, उसको भी 2-2 महीने कर दिया। PRC बड़ी मुश्किल से महीने पे सेट हुआ था, अब उसको भी 2-2 महीने पे कर दिया है। तो चलें, फॉर द पर्पस ऑफ इनके सवाल, वो जिस स्कीम का इन्होंने जिक्र किया, उस स्कीम की जो दूर की डिस्कशन है ना, उसमें भी क्वार्टरली एग्जाम का कोई जिक्र नहीं है। यानी आइए अगले 4-5 साल तक तो ऐसा सोच ही कुछ नहीं रहा। तो इसलिए इंडिया में पता नहीं क्या चल रहा है, हम उस पर क्यों परेशान हो। आपने जब पाकिस्तान के CA ICAP में एडमिशन लिया है, तो क्या आपने इनसे ये पूछा था कि आप दुनिया का सबसे बेस्ट निज़ाम है? नहीं, लेकिन आपको सूट करता था, आपके पास ये अवेलेबल था। तो आप अगर थ्रू आउट अगले 2 साल में हर वक्त इंटरनेट पे देखें कि ICW वाले क्या करते हैं और ICAP वाले वो क्यों नहीं करते, अगर आप देखें ACCA में फलाना होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता, तो भाई उनका पेपर 70,000 रुपये का होता है, हमारा 4,000 रुपये का होता है। उतने पैसे हम भी देने शुरू कर दें, ICAP भी बड़ा रंग बरंगा हो जाएगा। तो ICAP ने भी तो चलना उसी बजट के अंदर है ना, जो उसने, मतलब ICAP एक तकरीबन गरीब सेंटर्ड इदारा है। जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, आप दें इसकी एक सेमेस्टर की फ़ीस दें, अलग समझ जाएगी। सिवाय गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी के आपको एक सेमेस्टर की फ़ीस में इधर पूरा सी हो जाता है। तो इसलिए पता है, कभी भी इस तरह से कंपैरिजन कर करके ना दुखी मत हो। ज़िंदगी में पहले इतने दुख हैं, ऊपर से बंदा यही सोचता रहे कि वो उस मुल्क में ये हो रहा है, उसमें जिस मुल्क में ऐसा हो रहा है उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में वैल्यू भी नहीं है। पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर माना जाता है। तो इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा नाम है बाहर की मार्केट में बनिस्बत इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम अच्छा होगा तभी तो लोग हमारे ज़्यादा फेमस हैं। मोस्टली बाहर चले जाते हैं, बाहर बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। मेरे अपने कज़न है सिटी ग्रुप में सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी उन्होंने वो जगह छोड़ी है, तो उनको तकरीबन कोई 85 लाख रुपए पाकिस्तानी के हिसाब से सैलरी मिल रही है। फाइनेंस के बगैर भी अच्छे मिल जाते हैं। अब अगेन वही बात है, लेकिन दुखी होना बहुत आसान है। आप अगर फेलियर्स को फेसबुक पे जाके देखेंगे, जो नाम बदल बदल के एनोनिमस पोस्टें लगा के परेशान कर रहे होंगे, थोड़ा सा उनसे दूर रहना है। सुने ज़रूर, लेकिन अपनी मोटिवेशन डाउन ना होने दें। फेल वो होता है जो डीमोटिवेट हो जाता है। जी पक्का थक गए, ख़त्म हो गई कहानी सारी। ठीक है, तो कल से अब हम पढ़ाई इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। कल आपको पहले हैंडआउट्स मिलेंगे और हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।